দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে। अच्छा, ठीक है। देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने एनपीओ स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 9 तक किया था, जिसमें 8 जो है वो स्किप किया हुआ है, उसको लास्ट में करेंगे। पहले अभी 10 से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो 10th नंबर में बोला है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिया हुआ है ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 2022। तो इसमें देखो नॉर्मली इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे थे अभी तक हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर बना के दे दिया है, तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाना पड़ेगा, ये बात पता चल रहा है। तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? रिसिप्ट पेमेंट हो सकता है, देखते हैं क्या बोला है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, तो ये अकाउंट में जो भी दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है? एक्रूअल बेसिस पे। जैसे सैलरी 4750 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने सैलरी का ये पूरा अमाउंट पे कर दिया ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पे होता है। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग भी है तो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब बस प्रीपेड है तो लेस रहेगा, क्योंकि प्रीपेड तो हम लोग नहीं दिखाते ना, क्योंकि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर जो नॉमिनल अकाउंट है एक, ठीक है, एज लाइक पीएल है, यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा या इनकम दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो है एडजस्टमेंट दिया है जो कि सब्सक्रिप्शन लेके है। देखो चारों का चारों सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और नीचे और भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में एंडिंग में बोल रखा है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, ऑडिट फीस, ये सब दे रखा है। तो हम सिर्फ पॉइंट पढ़ रहे हैं फिलहाल कि क्या क्या चीजों पे हमें एडजस्टमेंट दे रखा है, और एडजस्टमेंट क्या है वो क्वेश्चन करते वक्त हम बताएंगे। सैलरी पे है, जनरल एक्सपेंसेस पे है, ऑडिट फीस पे है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000। तो क्लब का खुद का एक फ्री होल्ड लीज ग्राउंड भी है जो कि 10,000 रुपए वैल्यू का है। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 Jan 2022 वैल्यूड एट 2600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनके पास 1 Jan को इतने का है। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन द इक्विपमेंट अमाउंट टू 2700 इन 2021। तो सॉरी इन 2021, ये दूसरा लैंग्वेज है, मतलब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 Jan को 2600 में वैल्यू किया गया था, वो डिप्रिशिएशन लगने के बाद भी ईयर एंड में 2700 का दिख रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है बता सकते हो? जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक बार पूछ लेते हैं हम। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 Jan को मेरा ये देखो, ये मैंने 1 Jan बना लिया, ठीक है। 1 Jan को मेरे पास 2600 रुपीज का क्या बोलते हैं उसे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। अब जब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड कब होगा? 1 Jan का ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2022, क्योंकि ये जैन टू दिसंबर दिख ही रहा है लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। देखो ना, सब दिसंबर वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा डिप्रिशिएशन लगने के बाद भी 2700 का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा है, जबकि डिप्रिशिएशन लगने के बाद तो वैल्यू कम दिखेगा, क्योंकि डिप्रिशिएशन लगने से एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। बोल रहे डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है फिर भी ऐसे 2700 का दिख रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये कैसे पॉसिबल है? আমার অ্যাসেটের ভ্যালু কখন কখন বাড়তে পারে? অ্যাসেটের ভ্যালু কখন বাড়ে বলো? তোমার কাছে ম্যাম একটা ফোন ছিল, এখন একটা ল্যাপটপও হয়ে গেছে, অ্যাসেটটা বাড়লো কি করে? ম্যাম কিনেছি তো छीन ले। तो यहाँ पर भी वही है, या तो परचेज होता है या तो रीवैल्यूएशन होता है, जो पार्टनरशिप में हम लोग देखते हैं। बट यहाँ पर रीवैल्यूएशन जब तक नहीं बोलेगा, हम लोग अपने मन से तो रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लोगों ने इसके बाद एसेट परचेज किया होगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू इतना दिख रहा है, ठीक है। अब परचेज किया है कि नहीं वो तो हम लोग को मतलब कैलकुलेट करेंगे जब मतलब परचेज किया है, अब कितने का किया है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग अपना अकाउंट्स बनाएंगे। द क्लब हैज रेज्ड ए बैंक लोन, क्लब ने एक लोन भी ले रखा है 2000 रुपए का। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर 2022, पूरा 2022 में ये लोन का अमाउंट बाकी दिख रहा था। तो फिर लोन लिया कब है? मतलब क्या लग रहा है लैंग्वेज पढ़ के कि लोन लिया कब है?
अगर ये लोन बोल रहा है जो लोन इन्होंने रेज किया था, मतलब जो लोन इन्होंने लिया था वो 2022 तक बाकी था, पूरा 2022 में वो बाकी था। लेकिन हमें तो ये नहीं बोला है 2022 में लिया है, तब ये लोन लिया कब गया होगा, इससे पहले, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड है 1600। हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। अब दिमाग में रखना क्या है हम लोग को कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमारा कैसे बनता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बेसिस पे बनता है, ठीक है। मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो ही हमें वो दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, क्लब का नाम है यूथ क्लब, ये देखो इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022, ठीक है। अच्छा, बस दिमाग में ये रखना है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मेरा कैश बेसिस पे बनेगा, मेरा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो मुझे वो चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट, और यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पर पेमेंट, और यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी किधर जाएगा, पेमेंट साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर का सारा डेटा पेमेंट साइड में जाएगा, सीधा बात है ना। तो सैलरी मेरा पेमेंट साइड में जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाई सैलरीज। लेकिन मुझे यहाँ पर सैलरीज का कौन सा अमाउंट दिखाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ वही अमाउंट दिखाना है जितने का मैंने कैश आउटफ्लो करवाया है सैलरी के लिए, ठीक है। अगर कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट तो कैश बुक की तरह होता है। अब रहा बात, क्या सैलरी पे मेरा एडजस्टमेंट है, बिल्कुल मेरा एडजस्टमेंट है सैलरी पे। यहाँ पर दिया हुआ था सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में और आउटस्टैंडिंग एंडिंग में। ये देखो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द एंड जो है वो 400 और 450 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बार लॉजिकली चीज को समझो, ठीक है, कि कैसे करके होगा। सारी चीजों का अकाउंट बनाने से तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम एक बार बता देते हैं, तो ये सभी एक्सपेंसेस के लिए यही चीज एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो। अब देखो सैलरी, मेरा ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2022 को, और 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रहा है, तब जाके हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब मेरा बोल रहा है कि बिगिनिंग में कितना सैलरी बाकी था, 400, मेरा दोनों ही बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग 400, ठीक है, और एंडिंग में आउटस्टैंडिंग है 450, ठीक है। अच्छा, और मुझे बस इतना बताओ कि अगर मेरा ये 450 बाकी है, क्या इससे मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है। अगर मैंने 2022 का सैलरी बाकी रख दिया 450 रुपए, क्या इसकी वजह से मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ। ना मैम हয়নি। नहीं हुआ है, तो ये वाला अमाउंट मेरा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर जो मेरा सैलरी दिया हुआ है ना, ये वाला 4750 मेरा सैलरी दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरा सैलरी दिख रहा है 4750। मुझे बस ये बता दो कि ये 4750 में क्या ये अमाउंट इंक्लूडेड है या नहीं है, इसमें ये इंक्लूड है कि नहीं है। क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर मेरा एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा यहाँ पर मैंने दिखाया होगा। अगर मेरा खर्चा बाकी भी रहा होगा तो मैंने आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड करके दिखाया होगा। तो बोलो बाकी है कि नहीं है। আসলে এটার মধ্যে নেই ম্যাম। ভালো করে বোঝো, দেখো এটার মধ্যে আছে না নেই ভালো করে বুঝে বলো। আমি এটা বলছি কি আমরা যখন পিএল বানাই বা ইনকাম এক্সপেন্ডিচার আর পিএল তো একই ব্যাপার, আমরা যখন পিএলটা রেডি করি তখন আমি সবসময় 12 মাসের খরচা বা ইনকাম আমি দেখাবো, 12 মাসের খরচা বা ইনকাম আমি দেখাবো। এবারে সেই এক্সপেন্সেসটা আমার ক্যাশ আউটফ্লো হলেও ঠিক আছে, না হলেও আমি দেখাবো। আর ক্যাশ ইনফ্লো আমার হলেও আমি দেখাবো, আমি না হলেও আমি দেখাবো, ঠিক আছে। এবারে এটাতে তো ক্যাশ আউটফ্লো হয়নি, এক্ষুনি বললে আউটস্ট্যান্ডিং মানে ক্যাশ আউটফ্লো হয়নি। তাহলে কি ইনকাম এক্সপেন্ডিচার এটা ইনক্লুড আছে না নেই, কারণ ইনকাম এক্সপেন্ডিচার তো ক্যাশ ইনফ্লো আউটফ্লোর উপর তৈরি হয় না, ইনকাম এক্সপেন্ডিচার রেডি করা হয় আমার যদি ডিউরিং দ্য ইয়ারের খরচা বা ইনকাম আমাকে দেখাতে হবে। তাহলে 4750 তে 450 ইনক্লুড হবে কি হবে না।
मैम হবে। देखो कंफ्यूज होके मत बोलो। देखो हम फिर से समझा देते हैं। मेरा इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, 12 मंथ्स का एक्सपेंस इनकम मुझे दिखाना है। अब एक्सपेंस मैंने पे किया है बाकी रखा है उससे कोई मतलब नहीं, इसीलिए तो तुम लोग पीएल में दिखाते हो ना। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों दिखाते हो? आउटस्टैंडिंग का मतलब तो पेमेंट नहीं किया, तो ये भी तो आउटस्टैंडिंग है, ये पेमेंट नहीं किया लेकिन ये तो ड्यूरिंग द ईयर का है। तो इसका मतलब 450 इसमें इंक्लूड करके दिखाया गया होगा जब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है। लेकिन अगर ये मैंने पेमेंट नहीं किया है तो इन दैट केस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से ये क्या हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो मेरा सैलरी जो 4750 है उसमें से मुझे 450 कर देना चाहिए लेस, क्योंकि इतने का मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, और 400 जो पहले आउटस्टैंडिंग था जब ईयर स्टार्ट हुआ, ये ईयर स्टार्ट हुआ तब आउटस्टैंडिंग था। तो अगर मुझे कुछ नहीं बोला है कि ये अमाउंट हम लोगों ने अब तक पे किया है कि नहीं किया है, तो इम्प्लाइड है कि ये अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया, प्रीवियस का जो बाकी है वो हम लोगों ने पे कर दिया, ये मान के चलेंगे। तो इतने का कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, बट मुझे एक चीज बोलो, इसका कैश आउटफ्लो हुआ है, ये समझ में आया? इसका कैश आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे इसका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग था, ये भी आउटस्टैंडिंग है, बट इसका कैश आउटफ्लो हुआ है क्योंकि ये बिगिनिंग का है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है। देन ये समझ लो कि ये पेमेंट हो चुका होगा, क्योंकि ये पहले का बाकी था। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे मान लो मैंने किसी को जैन का पेमेंट जो है, जैसे मान लो जैन टू दिसंबर, ठीक है, तो अब दिसंबर में मैंने किसी का पेमेंट बाकी रख दिया लास्ट मंथ में, एक एग्जांपल दे रहा है, तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इसके पहले का सारा खर्चा मेरा पे किया हुआ है, जब तक क्वेश्चन मुझे कुछ ना बोले। तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग वाला तो बाकी है, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बोला है, तो हम लोगों ने पे कर दिया, इसका मतलब इसका कैश आउटफ्लो हो चुका है। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ मैम। अच्छा, अगर इसका कैश आउटफ्लो हो चुका है तो ये मेरा इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट में आना चाहिए। अब ये बोलो, ये 4750 में क्या ये इंक्लूड है कि नहीं है? 4750 में ये इंक्लूड है कि नहीं है? जैसे ये इंक्लूड है, क्यों है मैंने बताया। अब ये इंक्लूड था कि नहीं था, सोच के बताओ कि अगर मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्या प्रीवियस ईयर का खर्चा दिखाते या सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का 12 मंथ्स का दिखाते? আমি তো এটা ইনকাম এক্সপেন্ডিচারটা 12 আমার শুধু months 2022 এর খরচাটাকে দেখাবে, অন্য কোনো খরচাকে দেখাবে না, না তো 23 এর দেখাবে না তো 21 এর দেখাবে, তাই না? এবারে বলো। मैम তাহলে ওটার মধ্যে ইনক্লুড নেই। नहीं, तो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये आंसर सही है कि इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मुझे बनाना है रिसिप्ट पेमेंट, तो मुझे इस साल जितना भी कैश आउटफ्लो हुआ है वो दिखाना है। तो 400 मेरा इस साल कैश आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ। हुआ है, हाँ मैम। तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4750 से 450 हटा देंगे, क्योंकि 450 इसमें इंक्लूडेड है, 450 का मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, 400 का मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, बट इसमें इंक्लूडेड नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का था, तो जब इनकम एक्सपेंडिचर बना ये इंक्लूड था, ये एक्सक्लूड था। ठीक है, अब कैश आउटफ्लो के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अच्छा, अब एक चीज देखो, मुझे थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरा इतना सारा लिखा हुआ हटाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो हम इसको हटा देते हैं और हम और एक तरीके से समझाते हैं जो कि आसान होगा और भी, लेकिन ये लॉजिकल है। ठीक है, मतलब कैसे होगा आसान, वो जस्ट अकाउंट बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को कोशिश करना है एडलेस करके ही लिख दोगे, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा ना। देखो हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, क्या अकाउंट? सैलरी अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सैलरीज, सैलरीज अकाउंट बना लिया। ठीक है, अच्छा सैलरी मेरा पेमेंट है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी है, तो मेरा ये जो टू सैलरी लिखा हुआ है ये सैलरी अकाउंट में कैसे पोस्ट होगा? ये तो इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरीज है, तो सैलरी में क्या लिखेंगे? बोलो, सैलरी की पोस्टिंग करूँ? এটা क्रॉस पोस्टिंग बोलो, इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी, तो सैलरी में क्या लिखेंगे? बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम्म, अच्छा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है कि एसेट है, पहले ये सोच लो।
খরচা বাকি রেখেছি, স্যালারি लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, तो ओपनिंग लाइबिलिटी किधर जाएगा और क्लोजिंग लाइबिलिटी, पहले ओपनिंग बता दो तो क्लोजिंग उसके ऑपोजिट में जाएगा, ओपनिंग लाइबिलिटी किधर ओपनिंग जाएगा। लाइबिलिटी क्रेडिट दिखे। हाँ तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग वाला कितना है वो तो क्वेश्चन बताएगा ना, ये देखो बिगिनिंग में है 400, ठीक है, तो क्लोजिंग वाला किधर लिखेंगे, जिधर ओपनिंग लिखते हैं उसके उल्टे तरफ लिखना है, तो टू बैलेंस सीडी कितना हो गया 450। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये हो गया मेरा 057 और 4 5150, 5150 माइनस 450 करो कितना आता है। 470। फोर फोर थाउजेंड सेवन थाउजेंड हंड्रेड सेवन हंड्रेड सेवन ठीक हंड्रेड है, ये 4700 आ गया, टू साइड है तो मैंने टू लिख दिया, टू क्या लिखेंगे, तो सैलरी का क्या लिखना चाहिए बोलो, सैलरी पेमेंट का एंट्री, क्योंकि ओपनिंग देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, सैलरी कितना इनकम एक्सपेंडिचर में गया, लेकिन सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होता है सैलरी का, सैलरी पेड, तो सैलरी पेमेंट का एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश या बैंक, और ये कैश या बैंक की कौन से अकाउंट में जाता है, रिसिप्ट पेमेंट। ठीक है। अब देखो 400 प्लस 4750, 400 प्लस 4750 माइनस 450, माइनस 450 कितना आ जाएगा 4700, बोलो समझ में आ गया। हाँ मैम। अब जैसा ठीक लगे उस तरीके से बना के कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अकाउंट बनाना चाहिए, अच्छा बात है, बट एक ही थोड़ा सा इश्यूज ये होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर सारा अकाउंट बना के करोगे, तो कैसे सोचना है, लॉजिकली सोचना है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे कैश का आउटफ्लो ढूंढना है, ये 4750 ना ये पूरा कैश आउटफ्लो नहीं बताएगा, ये मिक्सड अप है किस चीज का, कैश आउटफ्लो का भी और कैश नॉट आउटफ्लो का भी, क्यों, क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग वगैरह भी होता है तो दिखा देते हैं, तो अगर मेरा कैश नॉट आउटफ्लो जो है वो मुझे हटा देना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, इस पहले मेरा 400 रुपए बाकी था, तो इस साल मैंने 400 रुपए जरूर पे कर दिया होगा, तो मेरा 400 का कैश आउटफ्लो, लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था, तो ऐसे करके सोचना पड़ेगा, और अगर ऐसे लगे कि नहीं हो रहा है देन हम लोग इस तरीके से अकाउंट में करके दिखा सकते हैं। अब देखो सैलरी के बाद क्या है, एंट्रांस फीस, ठीक है, सॉरी इधर देख रहे थे जनरल एक्सपेंसेस, इसमें भी एडजस्टमेंट था, बाय जनरल एक्सपेंस, बाय जनरल एक्सपेंस, अच्छा जनरल एक्सपेंसेस कितना है देखो 500, तो 500 मेरा क्या है, देखो अच्छे से समझ लो, 500 जो लिखा हुआ है वो हम इनकम एक्सपेंडिचर से लिए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ये ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, बट ये सारा कैश आउटफ्लो है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, वो मुझे एडजस्टमेंट देखने से पता चलेगा, क्या जनरल एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है, हाँ बोल रहे जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, मतलब वो जो 500 रुपए है उसमें क्या इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, ठीक है, इंश्योरेंस का 60 रुपीज प्रीपेड था वो इंक्लूडेड है। अब प्रीपेड अगर कोई खर्चा था तो मुझे एक चीज बताओ, क्या वो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने दिखाया होगा, अगर मेरा ड्यूरिंग द ईयर का प्रीपेड है तो क्या मैंने वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया होगा, বুঝতে পারলে না, যদি আমার এটা প্রিপেডই হয়ে থাকে তাহলে আমি কি প্রিপেড মানে কি পরের বছরেরটা আমি এখনই দেখাচ্ছি, তো প্রিপেড কি আমি পিএলএ বা ইনকাম এক্সপেন্ডিচারে দেখাই, আমি তো শুধু ডিউরিং দ্য ইয়ারের দেখাই। হ্যাঁ ম্যাম, ডিউরিং দ্য ইয়ারের, কিন্তু প্রিপেড মানে পরের বছরটা তো এই বছরেই পে করেছি। তো হ্যাঁ কিন্তু এই আমি তো বছর। দেখাবো না, পে করলেও তো দেখাবো না, আমি তো শুধু 2022-এর খরচাটাই দেখাবো, আমি যদি 2023-এর খরচা 2022-এ পে করেও থাকি তাহলে তো আমি মাইনাস করে দেখাই, ফাইনাল অ্যাকাউন্টস করলাম না আমরা, প্রিপেড হলে লেস করে দেখাই না আমরা, হ্যাঁ। তাহলে তাহলে আমার বক্তব্য হলো এটা তো আমার পিএল না, নামটা ইনকাম এক্সপেন্ডিচার হোক না, আমার কাজ তো দুজনেরই সেম,
तो मेरा ये जो यहाँ पर जो जनरल एक्सपेंस दिख रहा है, जब ये मैंने जनरल एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया तो मैंने ये 500 रुपीज का खर्चा सिर्फ 2022 का दिखाया। अगर कोई 2023 का खर्चा प्रीपेड है तो मैंने उसको लेस करके दिखाया, जो कि 500 दिख रहा है। यहाँ तो मुझे वो एडजस्टमेंट नहीं दिखाया ना, अगर दिखा देगा तब तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना, हम यहाँ से पिक कर लेंगे कि इतना प्रीपेड था, तब तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मुझे नेट करके इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो मैंने जब 500 कैलकुलेशन किया तो वहां पर प्रीपेड अमाउंट को हटा के क्लोज दिखाया होगा, क्योंकि प्रीपेड नहीं दिखा सकते ना, ये क्या बन रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर, प्रीपेड नहीं दिखा सकते तो वो हटा के दिखाया होगा, ठीक है। तो ये 500 रुपए के खर्चे में अगर मेरा 60 रुपीज प्रीपेड था, ठीक है, तो फिर मुझे 60 रुपीज को फिर क्या करना पड़ेगा, तो प्रीपेड करने का मतलब मैंने कैश आउटफ्लो किया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर कैश आउटफ्लो कितना दिखाया है, 60 लेस करके सिर्फ 500 दिखाया होगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का दिखाया, बट मेरा टोटल कैश आउटफ्लो फिर कितना है, मैंने इस साल का खर्चा 500 पे किया और मैंने 2023 का 60 पे किया, तो मैंने टोटल कैश आउटफ्लो कितना किया, बोलो। 560। 560, बट हम दिखाएंगे कितना, इनकम एक्सपेंडिचर में 500, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में कितना दिखाएंगे, इतना दिखाएंगे। बोलो, বোঝাতে পারলাম কি না? हाँ मैम। और अगर अकाउंट बनाओगे वो भी देख लो फटाफट, चाहो तो साइड में पेंसिल से लिख लो, जनरल एक्सपेंसेस का पहला एंट्री पढ़ो, इनकम एक्सपेंडिचर टू जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंसेस में क्या लिखेंगे, बाई इनकम एक्सपेंडिचर कितना लिखेंगे, 500, ठीक है। अब प्रीपेड मेरा क्या होता है, एसेट की लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्रीपेड होने से ही एसेट की लाइबिलिटी होगा ऐसा बात नहीं है, प्रीपेड है क्या, प्रीपेड मेरा एक्सपेंस है, तो मेरे लिए क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, मैम एसेट्स। एसेट। अब ये कौन से पीरियड का है, कुछ नहीं बोला है, ओपनिंग की क्लोजिंग, तो इसका मतलब क्लोजिंग मानेंगे, तो प्रीवियस ईयर का नहीं है, तो प्रीपेड इस साल का है, तो प्रीपेड मेरा एसेट है, तो मेरा एसेट किधर जाता है, वैसे तो एसेट मेरा ब्रॉट डाउन होता है डेबिट साइड, लेकिन ये तो क्लोजिंग एसेट है ना, क्योंकि मुझे थोड़ी ना बोला है कि ये प्रीवियस ईयर का जो है क्या बोलते हैं प्रीपेड है, तो मेरा जनरल एक्सपेंस इंक्लूड मतलब इस साल के 500 रुपए के साथ रिलेटेड बोल रहा है, तो इस साल का एसेट है, तो क्लोजिंग एसेट किधर जाता है, इधर जाएगा, बाई बैलेंस सीडी, तो मेरा इतना एसेट है, तो 560 हो गया, ठीक है। अब बोलो एक्सपेंस पे करने का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस पे का तो एंट्री करना पड़ेगा ना, ये तो क्लोजिंग एंट्री है, पीएल में गया, जैसे फाइनल अकाउंट्स में सीखा था ना हम लोगों ने, सैलरी मैम टू जनरल कैश, फिर एक्सपेंसेस टू कैश। टू कैश या बैंक, ठीक है, कितना हो गया 560, मतलब हम लोगों ने 560 पे किया था, पे किया है, जिसमें से 500 इस साल का है 22 का, और ये जो है ये नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इसे प्रीपेड बोला गया है, तो मेरा कैश बोल के 560 आ जाएगा, वो यहाँ पर आ रहा है। बोलो, ये भी समझ में आ गया, हम सभी का अकाउंट भी साथ साथ बनाते हुए दिखा देंगे, हाँ मैम। ठीक है, बस पेंसिल से साइड साइड में लिख लो, एक पेज खाली करके रखो, उसमें लिखते जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या है, जनरल एक्सपेंसेस के बाद, अच्छा मुझे तो बैलेंस शीट भी बनाने बोला था, वो भी बना लेना चाहिए, ठीक है, ये पेज ही खत्म है, बैलेंस शीट तो दो बनेगा, अच्छा ठीक है, ये बना लेते हैं फिर बैलेंस शीट बना लेंगे, ये पहले समझा देते हैं अच्छे से। अच्छा, फिर बोला है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 250, तो बाई ऑडिट फीस, तो ऑडिट फीस का देखो, ऑडिट फीस मेरा 250 है, तो पहले हम यहाँ पर 250 लिख लेंगे, ये मेरा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा दिखा है, अब 250 पूरा कैश आउटफ्लो है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो एडजस्टमेंट देखेंगे तो पता चलेगा, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है इसका मतलब मेरा 250 पूरा कैश आउटफ्लो है, ठीक है। और अगर कुछ बोलेगा तो उसके हिसाब से, तो बोल रहा है ऑडिट फी फॉर 2022 इज येट अनपेड, मतलब 2022 का ऑडिट फीस बाकी है, कितना बाकी है, बोल रहे पूरा बाकी है, क्योंकि कुछ अमाउंट नहीं बोला है कि इतना बाकी है उतना बाकी है, ठीक है। तो उसके बाद भी एडजस्टमेंट है, पहले यहाँ पर देखो कि 2022 का ऑडिट फी पूरा बाकी है, मतलब ये बेसिकली जो है ये मेरा आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है पूरा का पूरा, मतलब हम लोगों ने कुछ भी कैश आउटफ्लो नहीं करवाया है एटलीस्ट 2022 के लिए। फिर उसके बाद पढ़ते हैं नीचे क्या बोल रखा है, बोला है कि ऑडिट ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फी फॉर 2021 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200, बोल रहा है कि 2022 में हम लोगों ने 2021 का ऑडिट फीस 200 रुपए पे किया है, ठीक है,
तो मुझे जस्ट सिंपल बताओ, ठीक है, अकाउंट छोड़ो, एडलिस्ट छोड़ो, बोल रहा है 2022 का ऑडिट फी कितना है, वो मुझे अपना ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि 2022 का ऑडिट फीस है 250, ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये देखो ऑडिट फीस है 250, और जिसमें बोल रहा है ये मेरा पूरा का पूरा बाकी है, ये क्वेश्चन मुझे बोल रखा है ये मेरा पूरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये बोला है ना 2022 का बाकी, मतलब इसका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। लेकिन 2022 में ही हम लोगों ने 2021 का ऑडिट फी 200 रुपए पे किया है। तो हम लोगों ने ये देखो ये 2022 है, यहाँ पर ऑडिट फी बना 250, जिसका हम लोगों ने कुछ भी पे नहीं किया, कैश आउटफ्लो जीरो है, ठीक है। लेकिन इसी साल में हम लोगों ने ऑडिट फी पे किया है, लेकिन वो इस साल का नहीं, कौन से ईयर का पे किया है, इसके प्रीवियस ईयर यानी 2021 का 200 रुपए का कैश आउटफ्लो करवाया है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि मुझे तो अपना कैश आउटफ्लो ही ढूंढना है, तो मुझे ये पता चल गया कि कैश आउटफ्लो फिर कितना हुआ है, ऑडिट फी के नाम पे कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, 200। 200, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, क्या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो 250 -250 +200 इक्वल टू 200, ऐसा क्यों लिखा मैंने, समझो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऑडिट फीस मेरा 250 का 250 मैंने कुछ भी पे नहीं किया, ये जो 250 मैंने इनकम एक्सपेंडिचर से लिया इसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो इसको मैंने माइनस कर दिया कि मैंने 250 का कुछ भी पे नहीं किया, मैंने सिर्फ कितना पे किया है 200, तो इसीलिए ऐड और ऐसे करके लेस दिखाना पड़ेगा। बोलो ये पहले समझ में आया, फिर हम अकाउंट दिखाते हैं। 250 मुझे हाँ पे मैम। करना था, मैंने 250 में कुछ भी नहीं पे किया और 200 पे किया, इसीलिए ऐसे दिखा है, ठीक है सेटा। हाँ मैम। अब ऑडिट फी का एंट्री क्या होगा बोलो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिख रहा है, टू ऑडिट फी, तो क्या लिखेंगे, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है 250, और हम लोगों का ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये 2022 का पूरा ऑडिट फी बाकी है, तो 2022 का ऑडिट फी है कितना, ये वाला जो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है ये पूरा बाकी है, तो मेरा खर्चा बाकी है, तो खर्चा बाकी है तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी के एसेट, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी 250 का है, वो किधर दिखाएंगे, लाइबिलिटी किधर दिखेगा, ओपनिंग हुआ कि क्लोजिंग हुआ, मेरा 2022 का अकाउंट बन रहा है, 2022 का ही ऑडिट फी बाकी है, तो मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी की ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग। क्लोजिंग, तो क्लोजिंग किधर जाएगा, इधर आएगा, ओपनिंग तो इधर आता है ना क्रेडिट, तो इधर ये इधर आ जाएगा, ये हो गया 250, मेरा 250 ऑडिट फी बनता है, 250 पूरा ही बाकी है, कैसे पता चला, यहाँ बोला है ना देखो, ऑडिट फी फॉर 2022 इज ये एज येट अनपेड, येट अनपेड मतलब अभी तक पे नहीं हुआ है, लेकिन 22 में हम लोगों ने 21 का ऑडिट फी पे किया था, तो फिर 21 का ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग था 22 में, जब 22 का ईयर स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने ये देखा 21 का ऑडिट फी बाकी था, तो 21 का ऑडिट फी अगर बाकी था तो वो भी मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि मेरा एक्सपेंस बाकी जब भी वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। अब ये कौन सा लाइबिलिटी है, 200 रुपए जो कि 2021 का बाकी था, तो ये ओपनिंग लाइबिलिटी है कि क्लोजिंग है, हाँ, ओपनिंग लायबिलिटी। तो फिर ओपनिंग लाइबिलिटी इधर आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना हो गया 200, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 750, यहाँ पर हो गया 750, तो बैलेंस करने से कितना आ जाएगा, 500। সরি সরি এটা 450 হবে 450, হ্যাঁ বলো কত আসছে, 200 আর 250 450, আমি ভুল করে 750 লিখেছি, ওটা 200 হবে। 200, तो अब इसको क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगा, ऑडिट फी का पेमेंट का एंट्री, जितना पेमेंट किया ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू कैश बैंक। बैंक, ठीक है 200, अब समझ में आया क्यों 200 हुआ, ये देखो 200 + 250 - 250, ये तो जैसे लिखोगे वैसा, वो मतलब यहाँ देखो और ये देखो सेम चीज है, क्लियर है। हाँ मैम। ऑडिट फीस के बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखा था, तो ये हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सेक्रेटरी ऑनरेरियम मतलब सेक्रेटरी को
सम्मान से कुछ दिया गया है, ठीक है। ऑनरेरियम का मतलब ये होता है। अब ऑनरेरियम में पैसा दिया गया है कितना, 1000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 1000 का हमारा खर्चा हुआ था और हम लोगों ने 1000 ही क्लियर कर दिया है। मतलब इसका अगर अकाउंट बनाओगे वो भी समझा देते, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। सेक्रेटरी ऑनरेरियम बाई क्या हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब क्रॉस पोस्टिंग के हिसाब से 1000 रुपए मैंने अपने इनकम एक्सपेंडिचर में, यानी सोच लो कि फाइनल अकाउंट्स अगर होता तो पीएल में दिखा है। अब ये क्योंकि मेरा खर्चा है तो सेक्रेटरी ऑनरेरियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मैंने 1000 रुपए का खर्चा किया इस वजह से, ठीक है। और मेरा कुछ भी मैंने बाकी ना रखा, ना तो प्रीपेड, ना तो कुछ भी है, ना तो आउटस्टैंडिंग है, ना तो प्रीपेड है, कुछ नहीं है, ना तो ओपनिंग में है, ना तो क्लोजिंग में है, तो इस तरीके से क्लोज हो गया, तो ये यहाँ पर चला गया। बोलो समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, सेक्रेटरी ऑनरेरियम के बाद हम लोग लिखेंगे बाई एनुअल डिनर एक्सपेंस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है, तो ये भी एज इट इज हो जाएगा और इसका कंसेप्ट भी सेम होगा। मतलब जितना हम लोगों ने अपने पीएल में दिखा रखा है, इसमें हमारा ना तो कोई आउटस्टैंडिंग है, ना तो कुछ भी इंक्लूडेड है, तो ये मेरा हो गया 1500, ठीक है, ये इतना खर्चा था, इतना ही पे कर दिया। फिर बोला है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 150 बाई इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150। अच्छा, अब डेप्रिशिएशन, बोलो डेप्रिशिएशन क्या रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आएगा? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो होने से आता है, या डेप्रिशिएशन यहाँ पर आएगा? ना मैम, आज भी ना। क्योंकि डेप्रिशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, कभी भी हम लोग थोड़ी ना लिखते हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये खर्चा हमें किसी को पे नहीं करना होता, ये हम लोग दिखाते हैं कि मेरा इतना रुपए का एसेट का यूज हुआ। इसका रीजन ये होता है, अगर हम लोग अपना खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एसेट का वैल्यूएशन गलत होगा, उस एसेट को जहां यूज किया है उसका कॉस्ट निकालने में वैल्यूएशन गलत होगा, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज ये एक नॉन कैश आइटम है, ये सरप्लस कभी नहीं आएगा, ठीक है, वो तो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर निकल के आए, इससे रिसिप्ट पेमेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग का इनकम रिसिप्ट है, तो इधर होगा, एक लाइन जगह छोड़ के স্টেশনারি लिखेंगे। প্রিন্টিং একটা বাকি আছে है बोल। ম্যাম, স্টেশনারি এন্ড প্রিন্টিং একটা বাকি থেকে গেছে। स्टेशनरी प्रिंटिंग बाकी होगा ना? ओ अच्छा। और तो ये डायरेक्ट लिख दो, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टेशनरी, अच्छा है, बाकी कोई स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने पहले ही पढ़ के बता दिया ना कि क्या क्या था, तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये सब्सक्रिप्शन जाएगा, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन के आगे एक लाइन जगह छोड़ देंगे, अगर कोई मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, वो लिखने के लिए, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना। तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग अकाउंट बनाएंगे क्योंकि नेसेसरी है, वो वैसे भी हमें सीखना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1 करके मैंने जगह रख दिया, बना लेंगे, इसमें एडजस्टमेंट भी था। एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये डायरेक्ट लिख दो टू एंट्रांस फीस। इसका मतलब ये पूरा एंट्रांस फीस हमारा कैश इनफ्लो हुआ है, किसी ने बाकी नहीं रखा, किसी ने कुछ नहीं किया, तो इसलिए कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, तो ये भी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी आ जाएगा डायरेक्टली। एनुअल डिनर से जो कंट्रीब्यूशन मिला है, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर 1000। अच्छा, और एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 750, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट लिख देते, 750। सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा तो पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग रेडी करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में जाते। अच्छा, ये अकाउंट बनाने के पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला था, तो यहाँ जगह बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of December 2022। लाइबिलिटी एसेट्स, अब नीचे हम लोग
अकाउंट बनाना। और अगर सारा अकाउंट बना के करते हो तो यहाँ पर वर्किंग नोट में वो सब अकाउंट भी आ जाएगा, जैसे कि सैलरी का हो गया, जनरल एक्सपेंस का हो गया, ऑडिट फी का हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का हो गया, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले मुझे मिल जा रहा है टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के डेटा, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें दिख रहा है ना सब्सक्रिप्शन, ये देखो सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर, तो टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 7,500 हम लोग लिख लेंगे। बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। जैसे कि बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पहले बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है कि लाइबिलिटी है, दो जगह पे है। बोलो इग्लो लास्ट क्लास ম্যাম এটা बोल लो। আমাদের অ্যাসেটস। एसेट, ठीक है। ম্যাম এটা अब আমাদের অ্যাসেটস। हाँ एसेट, अब ये आइडेंटिफाई करो कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, ये डेट देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। ম্যাম 21টা হচ্ছে ওপেনিং আর 22টা হচ্ছে ক্লোজিং। तो ओपनिंग किधर लिखेंगे एसेट, ম্যাম ডেবিট দিকে আর এটা डेबिट में क्रेडिट सिक्स दिके। हंड्रेड हाँ। तो टू बैलेंस बीडी 600, और जस्ट इसके ऑपोजिट में क्लोजिंग वाला लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी 750, ठीक है। अच्छा अब आउटस्टैंडिंग मेरा लिख लिया मैंने, कंप्लीट कर लिया। अब बोलो ये जो एडवांस है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया तो ये क्या है, एसेट की लाइबिलिटी, ম্যাম এটা আমাদের লায়াবিলিটি। लाइबिलिटी, ठीक है। अब लाइबिलिटी है, अब एक ओपनिंग है क्लोजिंग है, डेट देख के बोलो कौन ম্যাম ओपनिंग है कौन ম্যাম क्लोज। 2021 ওপেনিং আর 2022 ক্লোজিং। क्लोजिंग, अच्छा तो ओपनिंग किधर लिखेंगे, ओपनिंग लाइबिलिटी, ওপেনিং লায়াবিলিটি ক্রেডিট দিকে উপরে। हाँ तो बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी 270, ठीक है। अब ये सब क्लोज करने से हमें मिलेगा क्या, सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने सब चीज लिख लिया, तो हमें बैलेंस करके क्या मिलेगा कि हम लोगों ने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा, है ना। वैसे ऐड करो दिख जाएगा किधर बैलेंस आ रहा है, तो 600 और ये 270 मतलब 870, 870 प्लस 7,500, तो ये 70, 8 और 5 कितना होता है 13, 13, 7 और एक 8, 8370, और 450 और 750 मतलब 400, 500, 500 और 700, 1200, 1200 लेस करने से जितना आएगा उतना होगा 6870। না, 7170 আসছে না, আনসার তো বলছে 7170, 1200 তো 23170, ম্যাম 7170। 7170। हाँ इधर ये क्या लिखेंगे बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव करने से क्या एंट्री होगा, बाई ম্যাম ক্যাশ कैश या बैंक का जो भी बैंक। लिखे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 7170। अब ये 7170 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7170। अच्छा तो देखो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, वैसे मेरा बैलेंस शीट रह गया, ठीक है बताएंगे, ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखो ये सारा एडजस्टमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब ये क्लब का जो फ्री होल्ड लीज में जो ग्राउंड है वो 10,000 का है, तो ये तो एक फिक्स्ड एसेट हो गया, ये हमारा बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो ये तो रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा। तब आता अगर हम लोगों ने इस बार ये फ्री होल्ड लैंड खरीदा होता तो, ठीक है, खरीदने से जरूर आएगा, या मतलब कुछ भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होने से जरूर आता, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इसमें हमें पढ़ के पता चला कि हम लोगों ने शायद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, तो वो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, अगर खरीदा है तो वो इनकम एक से सॉरी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में उसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो एक बार हम लोग जरूर चेक करेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना के। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, वो पढ़ के खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट। तो देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम एक एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितना एसेट था, हमारे पास स्टार्टिंग में एसेट था 2,600 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का,
और एंडिंग में ये एसेट बन गया है 2700, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन डिप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है वो कहाँ मिलेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में मिलेगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक डिप्रिसिएशन हम लोगों ने देखा था ना, तो वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ही होगा, क्योंकि और तो कोई डिप्रिसिएशन लाइक आइटम है नहीं। 300, तो 300 डिप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होगा, एंट्री क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, ठीक है। तो बाई क्या हो जाएगा, बाई डिप्रिसिएशन कितना, 300, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसे क्लोज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितने का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा था। तो देखो, तो ये ऐड करने से कितना हो गया, 3000, 3000 से अगर 2600 लेस करोगे कितना आ जाएगा, 400। तो एसेट परचेज का एंट्री क्या होगा, टू साइड हो रहा है तो टू लिख दिया, एंट्री बताओ। whatever to cash। कैश, ठीक है, टू कैश या बैंक। तो मतलब देखो 2600 का एसेट खरीदा था, डिप्रिसिएशन 300 लगने के बाद एसेट होना चाहिए था 2300, बट एसेट दिख रहा है 2700, मतलब 400 का एसेट खरीदा है। अब ये कहाँ पर आएगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आएगा, खरीदा है तो, ठीक है। किधर आएगा बोलो, पेमेंट साइड की रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, परचेस किया है तो मैम कैश पेमेंट आउटफ्लो। साइड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 400, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, और कोई डेटा रह गया क्या। बैंक लोन, तो लोन तो हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022। अच्छा, कैश इन हैंड बोला है 31 दिसंबर 22 का, मतलब क्लोजिंग कैश 1600, तो क्लोजिंग कैश यहाँ पर आएगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। कैश इन हैंड हम लोग का 2000, सॉरी 1600 बोला था, ठीक है। बस रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो और कुछ नहीं आएगा। अब इसको क्लोज करके देखो कितना आ रहा है, बैलेंस करके अगर कुछ आएगा तो वो हमारा ओपनिंग कैश होगा, बाकी तो सब हम लोगों ने लिख लिया। अगर कुछ आएगा, अगर नहीं आएगा तो ओपनिंग कैश जीरो है, ये भी मान मान के चलेंगे फिर हम लोग, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो स्टार्ट होता है वो कैश बैलेंस से, और क्लोज भी होता है कैश बैलेंस से। अब ओपनिंग होगा तो स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश बैलेंस। तो देखो कितना आ रहा है टोटल करने से, मैम 15,600 ऐसे टोटल। 15,600। अच्छा अच्छा, और 15 ना 10,560। देखो ये दोनों मिला के 2000 और ये हो गया 400, 100, 500, 600, 600, मतलब 2600, दो हजार छह हाँ सौ 10,000। दस मैम हजार 560 आ टेन जाएगा। थाउजेंड पाँच सौ हाँ मैम এটা আছে। ठीक है सर। अब ये लेस करके देखो कितना आ रहा है, ये 2000, मतलब 9170, 9170 हो रहा है। कैलकुलेटर, 10,560 माइनस 9170। देखो 1000 और इधर 750 और 250, कितना हो गया, 700 और 200 900, और 50 50 100, मतलब 1000, 2000, 2000 यहाँ ऐड करो, 9170, तो कितना आ रहा है, 1390। 1390। 1390 मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोला है कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, ठीक है, बैलेंस शीट बना देंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मेरा क्या क्या आइटम आएगा वो पहले सोच लेते हैं, क्योंकि मैंने एक साथ नहीं बनाया तो थोड़ा सा फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटीज के तौर पे देखो, जैसे सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर एक फ्री होल्ड ग्राउंड का बात हुआ था, तो इनके पास एक फ्री होल्ड ग्राउंड है जो कि हमारा एक फिक्स्ड एसेट है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्री होल्ड ग्राउंड, फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इनके पास, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हम लोग यहाँ पर बोल ही दिया है क्वेश्चन, 2700 इस साल के एंड में ये आ जाएगा। अच्छा, और और क्या आएगा, देखो मैंने जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवाया था, ठीक है, उसका फॉर्मेट तो मैंने बोला था ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, ये क्लोजिंग जो है बैलेंस शीट में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा करके मैंने लिख के दिखाया था, ठीक है।
तो मेरा तो अभी अभी मैं हम क्या बना रहे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे, ठीक है। तो 750 और 270 ये मेरा क्या है, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग और एडवांस है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस है। तो ये मेरा कहाँ पर चला जाएगा, ये मेरा 2022 का जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो 2022 के बैलेंस शीट में जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा और आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा, बोलो। एडवांस तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये इनकम है ना। बोलो, समझ में आ रहा है ना। हाँ मैम। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो कितना कितना है, यहाँ से अकाउंट से देखो। ये अगर समझ में आता है तो देखो, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है इधर, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सॉरी हाँ एसेट होता है, तो 750। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं हम लोग। 750 मेरा इधर आ जाएगा, और इधर मेरा आ जा रहा है 207, ठीक है, बाकी पढ़ के भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, और बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंडिंग में, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो इस बैलेंस शीट में कौन सा वाला लिखेंगे, 2020 वाला, क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग कितना है, 450, तो यहाँ पर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 450, ठीक है, ये समझ में आया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 450 होगा। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड हुआ है, तो हम लोगों ने इस साल प्रीपेड किया है जनरल एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस 60 रुपीज, ये मेरा कहाँ आएगा, एक्सपेंसेस प्रीपेड করে তাহলে কোথায় আসবে, एसेट से। एसेट, तो प्रीपेड जनरल एक्सपेंस 60। अच्छा, और क्या है, ऑडिट फीस हमारा 2022 का पूरा बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ये लाइबिलिटी हो जाएगा, कितना अमाउंट होगा बोलो, 2022 का ऑडिट फीस पूरा का पूरा बाकी है, पूरा का पूरा अमाउंट कितना है, 250। हाँ, 250, ठीक है, पूरा का पूरा 250 बाकी है। अच्छा, और क्या आना चाहिए, और यहाँ पर ये लोन लोन लिया था इन्होंने, लोन हमारा इस साल भी बाकी है 2000 रुपए का, तो लोन तो हम लोग का लाइबिलिटी है, तो लोन यहाँ पर 2000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कैश लिखेंगे, क्लोजिंग कैश तो क्वेश्चन दे रखा है 1600, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1600। तो देखो मेरा एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी था मैंने सारा चीज लिख लिया, अब इसको मुझे करना है क्लोज, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कैपिटल फंड, ठीक है, प्लस इसमें हम कर लेंगे मेरा सरप्लस या डेफिसिट जो भी आया होगा इनकम एक्सपेंडिचर में, जो कि इन्होंने बना के दिया था, तो मेरा सरप्लस आया हुआ है, मतलब इनके हिसाब से सरप्लस आया हुआ है, सरप्लस है, तो फिर कैपिटल फंड में वो ऐड होगा जो कि है 600 रुपीज, ठीक है। तो मुझे कैपिटल फंड जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो हम लोग कैसे करते हैं, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का कैपिटल ही नेक्स्ट ईयर लगता है, फिर नेक्स्ट ईयर का देन नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से होता है ना, तो इसीलिए हमें एक बैलेंस शीट बनाना है प्रीवियस ईयर का, जिसमें से हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे कि लास्ट ईयर कितना कैपिटल फंड बना था। तो इधर वाला चाहो तो टोटल कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी कर सकते हैं, तो हम पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 2021 का बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या आइटम आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज आना चाहिए, तो पहले यहाँ पर देखते हैं, ये देखो क्लब का जो फ्री होल्ड लीज है वो 10,000 रुपए का, फ्री होल्ड ग्राउंड जो है लीज में लिया हुआ वो हमारा पहले से ही है, तो ये तो नहीं बोला कि 2022 में ये लिया है, मतलब ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर भी हमारे साथ था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फ्री होल्ड ग्राउंड के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 2600 स्टार्टिंग में, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 था, ये अकाउंट बना हुआ रहता है ना, तो इससे भी देख के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ जाएगा,
ऑडिट फीस 2021 का आउटस्टैंडिंग था जो 22 में पे हुआ, तो 2021 के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 200 दिखना चाहिए। अच्छा, फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए 400। अच्छा, लोन 2022 में पूरा बाकी था, ठीक है, तो लोन हमारा 2022 में बाकी था, तो 2021 में भी ये लोन हमारे साथ था, तभी तो बोल रहे हैं ना कि 2022 में भी पूरा लोन बाकी था। अच्छा, और क्या आ सकता है? इसके बाद यहाँ पर जो है लोन आ गया। अच्छा, कैश, कैश जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो लिखना पड़ेगा। कैश, कैश हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, ओपनिंग कैश 1390 जो हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट बनाया। और सब्सक्रिप्शन का देखो, सब्सक्रिप्शन का हमारा 2021 का डेटा लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग 600 मतलब एसेट। और एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 21 का 450। अच्छा, बस और तो कुछ है नहीं, अब टोटल करके देखेंगे कि कैपिटल कितना आएगा, वो बैलेंस करके आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2600 प्लस 600, 3200 प्लस 1390 प्लस 10,000, 14,590 माइनस करो। 400 और 200, 600, 600 और 400, 1000, 1000 और 2000, 3000, 3050, तो 11,540। ठीक है, तो ये कैपिटल यहाँ लिखेंगे 11,540। इसमें 600 ऐड कर लेंगे, 12,140 प्लस 2000 प्लस 400, 200, 600, 700, 800, 970 प्लस 970, 15,110। इधर भी उतना ही आना चाहिए, माइनस करते हैं। 12,700 माइनस 750 माइनस 60 माइनस 1600 आ रहा है। बोलो, समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, और अगर अकाउंट बनाते हो तो एक बेनिफिट होता है, जैसे कि हम एक एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग सैलरी वाला अकाउंट, मैंने तो हटा दिया, वहां पर लिखा था, अगर बना लेते ना तो हम लोग का ऐसा होता है। ये देखो, ये 400 इधर आया था, इधर आया था। अगर कॉपी में नोट किए हो तो ये मैच करके देख सकते हो। और हम लोग का आया था बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर 4750, और टू कैश 4700 ऐसे आया था। ठीक है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वो अमाउंट दिख रहा है, ये हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट में दिखा दिया। ये जो है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये जो है ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब किधर जाएगा एसेट या लाइबिलिटी, वो तो डिपेंड कर रहा है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेरा लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो देखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 450 दिख रहा होगा सैलरी के हिसाब से। ठीक है, और नीचे जो ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने बनाया था वहां पर देखो, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी 400 दिख रहा होगा। अगर अकाउंट बना के करते हो तो वो भी बहुत अच्छा चीज होता है कि हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट बना के टाइम मैनेज कर पाए। तो ये भी एक ट्राई किया जा सकता है इस तरीके से। अब 11th नंबर वाला देखते हैं, इलास्ट्रेशन 11, इसमें क्या बोला है? इलास्ट्रेशन 11 में बोला है, स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट दिया है। देखो, अब ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे क्या दे दिया है, बैलेंस शीट दे दिया है। बैलेंस शीट दिया है 21 का, 31 मार्च 21 का। कैपिटल फंड एक्सपेंसेस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यानी फिक्स्ड एसेट,
देखो फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का मतलब ना फिक्स्ड एसेट होता है। फिटिंग्स का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि हम लोगों ने घर पे जो जैसे लाइन का कनेक्शन में बोर्ड लगा हुआ है, या फिर जहाँ लाइट पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर हम लोग लाइट्स लगा सकते हैं, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ठीक है। तो वो सब देखो फिक्स्ड एसेट होता है। क्या रोज रोज कोई घर का स्विच बोर्ड बदलवाता है? नहीं। लाइट पॉइंट्स बदलवाता है? नहीं। लाइट खराब होता है तो वो बदल बदल दिया जाता है जरूर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है वो हम लोग का फिक्स्ड एसेट होता है। फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी दे दिया है, ठीक है। अब नीचे हमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 एंड ए बैलेंस शीट एज एट 31st March 22 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, ये सारे एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बना के देना है इनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है तो कैपिटल फंड वहां से पिक कर लेंगे। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का यहाँ पर कोई झमेला नहीं है, बट इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो, तो इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। ये रहा। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2022। लाइबिलिटी और एसेट्स। अच्छा, तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट अवेलेबल है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का कौन सा डेटा हम लोग कहाँ लिख सकते हैं? तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैपिटल है वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिख सकते हैं। कैपिटल फंड 7,93,000, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल फंड 7,93,000। अच्छा, फिर एक्सपेंस पेबल मतलब प्रीवियस ईयर का हम लोग का ये एक्सपेंसेस बाकी था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का है, मतलब 31st March 21 का है, ठीक है। हम लोग तो 22 का कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर मेरा इतना एक्सपेंसेस बाकी था। अच्छा, अब इधर है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000, 1,50,000 इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, और फर्नीचर 50,000, बुक्स है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है। अच्छा, एक चीज हमें और भी देखना है कि हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करें। जैसे हमें बोला है कि ये एडजस्टमेंट देखते हुए, तो जो एडजस्टमेंट है ना वो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं किन किन चीजों पे एडजस्टमेंट है। जैसे कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। फिर यहाँ पर बोला है कि रेंट 4,000, सैलरी 3,000, आउटस्टैंडिंग बुक्स को डिप्रिशिएट किया गया है 10% इंक्लूडिंग एडिशंस। इलेक्ट्रिकल fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate. Interest on securities is to be calculated at the rate of 5% per annum, including purchase made on 1/10/21 for 40,000। तो देखो जिन भी चीजों पे एडजस्टमेंट है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग कर रहे थे कि एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, एक्सपेंसेस पेबल है हम लोग का 7,000, और एक्सपेंस हम लोग का
हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी दिया, हम लोग बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, बट ये प्रीवियस ईयर का है। देखो ये 21 का आउटस्टैंडिंग है, तो 21 का हमारा यहाँ थोड़ी ना आएगा। सोच के देखो 21 का डेटा मेरा एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो ये वाला हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों लिखे? और ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये मेरे इस साल के बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। ठीक है, बात समझो। ये मेरा इस साल का बैलेंस शीट में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि ये मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में भी नहीं आएगा, बिकॉज ये 21 रिलेटेड डेटा है। तो इसको छोड़ते इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मेरा फिक्स्ड एसेट है, क्या ये मेरा इस साल के बैलेंस शीट में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं बोला है कि मैंने अपना इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हटा दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यहाँ पर लिखते हैं एसेट में ম্যাম इलेक्ट्रिकल। হ্যাঁ বল। ম্যাম বলছি ওই যে ওই যে ওপেনিং ব্যালেন্স শিটে যে ক্যাপিটাল ফান্ডটা আছে হ্যাঁ ম্যাম, ওটা আমরা এখন তো 2021-এর, আমরা তো 2022-এর ব্যালেন্স শিট তৈরি করছি। হ্যাঁ, তো এটা আমার ওপেনিং না, ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড। এটাতে প্রফিট বা লস অ্যাড হবে ক্যাপিটালে, তবে তো নিউ বেরোবে না। হ্যাঁ ম্যাম, বলছি ক্যাপিটাল ফান্ড কি আমরা এই বছর তো মানে ওই ক্যাপিটাল থেকে তো আমরা এই বছরে অনেক কিছু ইউজ করেছি, নাকি হ্যাঁ, ক্যাপিটাল ফান্ড যা আছে তাই? না দেখো, যেটা ইউজ করেছি না ওগুলো করার পর এটা আমার বেরিয়েছে, তাই না? তুমি কথাটা ঠিকই বলছো যে এই ক্যাপিটাল ফান্ডটা তো এই বছর আমরা ইউজ করেছি, ঠিক কথাই, কিন্তু আমরা এখান থেকে যে ক্যাশটা সরিয়েছি সেটা থেকে ইউজ করছি, তারপরে আমার এটা পড়ে আছে। তাই জন্য আমার ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড এটা, এটাতে আমি যে প্রফিট বা লস হবে সেটা অ্যাড অন করবো। কারণ ক্যাপিটালের আমার যা যা ইউজ হয়েছে সেটা আমার এই যে সব নামে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো এগুলো তার মানে ওখানে অ্যাডেড ছিল, এগুলো ইউজ হয়ে গেছে। আচ্ছা। ঠিক আছে, হ্যাঁ। যেরকম ধর দেখো এই ক্যাশটা, ঠিক আছে, তার মানে এই ক্যাশটা আমাদের এইবারে ছিল এইভাবে। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मैंने लिख दिया 1,50,000। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा तो वो हम लोग कर लेंगे। क्या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कोई हमारा एडजस्टमेंट था? तो मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट था। तो देखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आ, ये रहा, और ये डिप्रिशिएट होना चाहिए सेम रेट पे, कितना? 10%। बुक्स जैसे डिप्रिशिएट होगा उसी तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं लेस डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो कितना आंसर आ जाएगा? 15,000 लेस करने से 1,35,000। अब ये डिप्रिशिएशन कहाँ जाएगा? ये 50, क्योंकि देखो जब भी एडजस्टमेंट होता है दो जगह पे जाता है, फाइनल अकाउंट्स की तरह है, बस फर्क इतना है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स है और कुछ नहीं। तो डिप्रिशिएशन कहाँ जाता है? जैसे वहां पीएल में जाता है, यहाँ कहाँ जाएगा? मैम इनकम एक्सपेंडिचर है। तो हमें तो इनकम एक्सपेंडिचर ही बनाने बोला है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं टू depreciation on electrical fittings 15,000। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर भी लिख लेते हैं। फर्नीचर कहाँ लिखेंगे? यहाँ ऐसे कुछ। ठीक है, फर्नीचर कितना है? 50,000। फर्नीचर पे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर भी 10% डिप्रिशिएशन बोला ना, जितना बुक्स पे लगेगा सेम उतना ही फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे लगना चाहिए। तो ये हो गया 5,000, तो 45,000। तो depreciation on furniture 5,000 to depreciation on furniture 5,000। अच्छा, अच्छा, हाँ एक चीज है, हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर का कोई डेटा रिसिप्ट पेमेंट में भी है क्या नहीं वो भी देख लेना चाहिए था। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं है तो नहीं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, वो अलग चीज है। इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करे उसका खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और वो तो फिक्स्ड है। वो देखो यहाँ पर ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू फर्नीचर या फिर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ठीक है,
अगर होता तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता। फिर देखो बुक्स, तो बुक्स को क्या बोला है, बुक्स को भी डिप्रिशिएट करने बोला है 10% से। तो 4 लाख बुक्स का डेटा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो 4 लाख कहाँ दिख रहा है, पुराने वाले बैलेंस शीट में। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे बुक्स 4 लाख, ठीक है। अच्छा, डिप्रिशिएशन लगाने बोला था। अब हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा रिसिप्ट पेमेंट में बुक्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो पढ़ के देखते हैं। क्योंकि प्रीवियस वाला हम भूल गए थे, बट बता दिया, देखना पड़ेगा। नहीं था तो चलो बच गए, नहीं तो फिर मुझे ठीक करना पड़ता। तो बुक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, हाँ है। ये देखो बुक्स परचेज, हम लोगों ने 60,000 का बुक्स परचेज किया था। तो पहले हमारे पास 4 लाख का बुक्स था। अब हम लोगों ने नया बुक्स परचेज किया है, वो हम लोग देख पा रहे हैं अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, कितने का, 60,000 का। तो अभी हमारे पास टोटल बुक्स कितने का है, 4,60,000 का है। अब डिप्रिशिएशन इस पे लगेगा, ठीक है, कितना है, 10%। क्योंकि वो लैंग्वेज पढ़ के दिखाया ना मैंने कि डिप्रिशिएशन हमारा सभी पे 10% लगाने के लिए बोला है, ठीक है। तो 4,60,000 से 46,000 लेस होने से कितना हो जाएगा, 4,14 हो रहा है, ठीक है, 4 लाख। तो टू डिप्रिशिएशन ऑन बुक्स 46,000, ठीक है। बोलो समझ में आया, हमें सब सब जगह पे चेक करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, बोलो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये कितना दिख रहा है, 1,50,000। ये हम लोग किधर लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट 1,90,000। अब देखेंगे इसमें कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, तो पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट में दिखेंगे, रिसिप्ट पेमेंट में देखते हैं। हाँ बोलो। ম্যাম বলছি ইনভেস্টমেন্ট ইন সিকিউরিটিজ মানে এটা সিকিউরিটিজ এর জন্য কিছু ইনভেস্ট করেছি ওটাই। হ্যাঁ, ইনভেস্টমেন্ট ইন সিকিউরিটিজ মানে তুমি কোনো শেয়ার পারচেজ করেছো, সেটাতে ইনভেস্ট করেছো, ওটাকে শেয়ার এন্ড সিকিউরিটিজ বলে না। হ্যাঁ। ইনভেস্টমেন্ট আমাদের কি হয়, অ্যাসেট হয়। যদি 12 মাসের বেশির জন্য হয় তাহলে লং টার্ম অ্যাসেট, 12 কমের জন্য হলে শর্ট টার্ম অ্যাসেট। যেমন এফডি হলো, শেয়ার পারচেজ হলো, গোল্ড পারচেজ করতে পারি। ম্যাম ওটা সিকিউরিটিজ এর জন্য কিভাবে ইনভেস্ট করি? সিকিউরিটিজ মানে শেয়ার এন্ড সিকিউরিটিজ, ওই সিকিউরিটিজ মানে এখানে ব্যাপারটা ওরকম নয়। সিকিউরিটিজ মানে তুমি, আচ্ছা তুমি কোন একটা এফডি করলে, ওটা তোমার সিকিউরিটি কি না বলো, যে দরকারে আমি ওখানে একটা ইন্টারেস্ট হয়ে আমার ওই অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাবে, হ্যাঁ। ওই জন্য ওরকম বলে ইনভেস্টমেন্ট ইন সিকিউরিটিজ। আর এমনিতে শেয়ার এন্ড সিকিউরিটিজ হয় কথাটা। মানে ধরো শেয়ারে ইনভেস্ট করলে তখন আমরা ওটাকে বলি না শেয়ার এন্ড সিকিউরিটিজ। দেখো সিকিউরিটি মানে বেসিক্যালি আমরা যদি কোনো বড় ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট পারচেস করি, এবার ইনস্ট্রুমেন্ট মানে তার ওই ইনস্ট্রুমেন্ট নয় যেটা আমরা মনে করি। যেমন ইনস্ট্রুমেন্ট তো অনেক কিছু হতে পারে, যেমন কেউ যদি গান বাজনা শেখে তাহলে তবলা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, কিন্তু এখানে তো ইনস্ট্রুমেন্ট মানে এটা নয়। দেখো সিকিউরিটিজ মানে হচ্ছে তুমি যদি আহ কোন রকম ইনভেস্ট, যেমন ধরো তুমি কোনো ডিভেঞ্চার পারচেস করছো, বা তুমি কোনো শেয়ার পারচেস করছো লং টাইমের জন্য, ঠিক আছে, তখন আমরা সেটাকে কি বলি, কি আমরা মানে একটা বড় ফাইন্যান্সিয়াল টার্ম বেসিক্যালি এটা, ঠিক আছে। মানে ব্রডার ফর্মে ফাইন্যান্সিয়াল টার্ম হচ্ছে সিকিউরিটিজ, ঠিক আছে। আর শেয়ার, শেয়ার মানে কি হয়, শেয়ার মানে হচ্ছে যে কোনো কোম্পানিতে আমরা যদি স্পেসিফিক্যালি কোনো একটা পোর্শন অ্যাকোয়ার করি, যেমন শেয়ার পারচেস করার মানে কি হলো, আমরা কোনো কোম্পানির একটা শেয়ার পারচেস করার মানেই হয়ে যায়, যদি ইকুইটি শেয়ার পারচেস করি তাহলে কিন্তু আমরা ওই কোম্পানির কি হলাম, ওনার হলাম, ঠিক আছে। সেই জন্য আমরা এটা বলতে পারি কি সমস্ত শেয়ারস কিন্তু সিকিউরিটিজ, কিন্তু সব সিকিউরিটিজ কিন্তু শেয়ার না, ঠিক আছে। যেমন বন্ড, বন্ড শুনেছো, বন্ড, বন্ড কথাটা শুনেছো। হ্যাঁ ম্যাম। বন্ড কিন্তু একটা সিকিউরিটি, শেয়ারও একটা সিকিউরিটি। মানে তুমি যে কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি পারচেস করো সেটাকে সিকিউরিটি বলে, কিন্তু এরা বন্ড কিন্তু শেয়ার নয়। মানে আমার কথাটা বুঝতে পারলে, শেয়ারে ইনভেস্ট করলেও সিকিউরিটি, তুমি বন্ডে ইনভেস্ট করলেও সিকিউরিটিস, কিন্তু মানে আমি এটাই বলতে চাইছি যে সমস্ত ইনভেস্টমেন্টকেই আমরা সিকিউরিটি বলতে পারি, কিন্তু সব রকম সিকিউরিটি যে শেয়ার সেটা নয়, কারণ বন্ড তো কোনো শেয়ার নয় না। মানে আমরা যদি কোনো কিছুতে ইনভেস্ট করি তাহলে সেটাকে ফাইন্যান্সিয়াল টার্মে ব্রডলি ওটাকে আমরা সিকিউরিটি বলি। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা?
আচ্ছা ম্যাম, মানে আমরা যে ব্যাংকে এফডি টেফডি করি ওগুলো কি সিকিউরিটিস? হ্যাঁ বলতে পারো। আচ্ছা। মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকেরটা না, অ্যাকচুয়ালি ট্রেডেবল ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো হয় না, ট্রেডেবল ইনস্ট্রুমেন্ট মানে যেগুলো, যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোতে আমরা ট্রেড করতে পারি, মানে যেগুলো মানে মানে কিরকম বলবো, যেগুলো কোম্পানি রিলেটেড হয়, ট্রেডেবল। ট্রেডেবল যেমন এফডি তো ট্রেডেবল নয়, এফডি ব্যাংক যেটা বলে দিলে তুমি সেটা পেয়ে যাবে। ট্রেডেবল মানে যেমন ধরো শেয়ার হলো, ডিভেঞ্চার হলো, যেগুলো কোম্পানি ইস্যু করে, ট্রেডেবল ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো হয় সেগুলোকে আমরা সিকিউরিটিজ বলি মেইনলি। হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে বিভিন্ন রকম হয়, ইকুইটি সিকিউরিটিজ হয়, ডেপ্ট সিকিউরিটিজ হয়, হাইব্রিডও হয়, মানে যেটাতে দুটোরই নেচার আছে, ইকুইটিও আছে, ডেপ্টের নেচারও আছে, ঠিক আছে। যেরকম কিছু কিছু বন্ড এরকম হয়, কনভার্টেবল বন্ড হয়, ঠিক আছে। এইগুলো হচ্ছে তোমার হাইব্রিড সিকিউরিটিজ। তারপর তোমার ইকুইটি সিকিউরিটিজ হয়, ইকুইটি মানে যখন তুমি কোনো শেয়ার কিনছো, ঠিক আছে। ডেপ্ট সিকিউরিটিজ হয়, বিভিন্ন রকম সিকিউরিটি, মানে বেসিক্যালি কোম্পানি রিলেটেড জিনিসে যদি আমরা ইনভেস্ট করি, এইটুকু জানলেই আপাতত আমাদের হবে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज बोला है 1,50,000। अब इस पे हम लोग एडजस्टमेंट चेक करते हैं। 1,50,000 बोला है। अच्छा, अब देखो सिक्योरिटीज रिलेटेड, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 दिखा रहा है, मतलब हम लोगों ने सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट अर्न किया है 8,000 रुपए, ठीक है, कैश इनफ्लो करवाया है। अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन मिला। और देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, मतलब हम लोगों ने और 40,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा, क्योंकि ये देखो परचेज साइड में दिख रहा है ना, पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो हम लोगों ने 40,000 का सिक्योरिटीज परचेज किया। पहले ये ऐड कर लेते हैं, ऐड परचेज, तो 40,000 का और भी इन्वेस्टमेंट परचेज किया। अच्छा, ये 1,50,000 था, मैंने गलती से 1,90,000 लिख रखा है। तो बोलो अभी हमारे पास टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है? 1,90,000। 1,90,000, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हम लोग बैलेंस शीट में कब दिखा सकते हैं? इंटरेस्ट देखो, हम लोगों को सिक्योरिटीज से जो इंटरेस्ट मिला, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला, वो तो मेरा इनकम है, तो वो मुझे कहाँ दिखाना चाहिए? रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट साइड में, और इनकम एक्सपेंडिचर में मुझे दिखाना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन बैलेंस शीट में कब दिखाएंगे? अगर वो मेरा आउटस्टैंडिंग है या फिर वो मेरा कुछ प्रीपेड है तभी आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा ना। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मेरा यहाँ दिया हुआ है, ये इसका मेरा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब नीचे और कुछ भी डेटा दिया हुआ है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ के देखने से ये यहाँ तो नहीं है कुछ भी, ये दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 1/10/21 फॉर 40,000। तो ये जो परचेज हुआ है, ये कब परचेज हुआ है? 1/10/21 में परचेज हुआ है, ठीक है। तो मुझे बोलो कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, अगर 5% पर ম্যাম एनम करके 1,00,000। इंटरेस्ट है। हाँ बोल। ম্যাম 1,50,000 এর উপর 5% ফুল ইয়ার, আর हम्म 40% এর উপর 5% 6/12 মান্থস এর জন্য। হ্যাঁ, তাহলে করে আমাকে একবার বলো তো কত হচ্ছে, এটা করে নিতে হবে বাড়ি, নিচে করে নিচ্ছি, করো। 1,50,000 এর 5% 7,500, হুম, ঠিক আছে। আর 40,000 ইন্টু 500 ইন্টু, আমার 40,000 হচ্ছে 1,000 টাকা হচ্ছে। হুম, ঠিক আছে। ফর 12 months 7,500, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन 40,000 फॉर 6 months 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8,500 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना मिला है ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? मतलब ये मेरा, ये अमाउंट मेरा कहाँ आना चाहिए, ये बोलो। अगर मुझे इतना पैसा इनकम होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, तो ये अमाउंट मेरा कहाँ आना चाहिए? ड्यूरिंग द ईयर का सारा इनकम एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर है, ম্যাম এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমাদের ইনকামে আসবে। इनकम है एस्पेक्ट, ठीक है। तो हम लोग इनकम साइड में क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना लिखेंगे? 8,500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,500, हम ये आउटर कॉलम में लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करके दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे हम बताते हैं। दिखाने से भी होगा, अदरवाइज वर्किंग नोट दिखाने से भी होगा। अब देखो मेरा ये जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वो मुझे बोल रहा है कि मुझे इनकम सिर्फ 8,000 रुपए का हुआ है, जबकि होना चाहिए था 8,500 का। ठीक है, लेकिन मेरा इनकम 8,000 रुपए का हुआ है, तो फिर 500 रुपए मेरा क्या हुआ होगा। रिसिप्ट मुझे 8,000 हुआ है क्योंकि रिसिप्ट ही तो बता रहा है ना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मुझे रिसिप्ट बता रहा है, मुझे 8,000 रुपए मिला है। तो फिर 500 मेरा क्या है। ম্যাম 800 টা আমার এখনো আউটস্ট্যান্ডিং, মানে পাবো তো? হবে কেন, 800 টাকা পেয়েছি বলে তো রিসিপ্ট সাইডে দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ 8,000 টাকা পেয়েছি, আরো 500 টাকা তো বাকি আছে 500 মানে। বাকি আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ তাহলে এটাকে কি বলবো, রিসিভেবল। হ্যাঁ রিসিভেবল। अच्छा, अगर मेरा इनकम रिसीवेबल है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट। मुझे मिलना चाहिए, मुझे अभी तक नहीं मिला, तो ये मेरा क्या हो गया, মেসেজ। एसेट। तो ये मेरे करंट बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो यहाँ पर दिखाएंगे एसेट साइड में। तो लिखना पड़ेगा, यहाँ ऐड करके दिखा दें, एक्रूड इंटरेस्ट 500, तो ये कितना आ जाएगा 1,90,500। लेकिन मेरा यहाँ पर पूरा 8,500 आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि मेरा 8,000 मेरा रिसीव हुआ है, एड यहाँ पर एक्रूड 500, तो टोटल हो जाएगा 8,500। बोलो समझ में आया यहाँ तक। হ্যাঁ फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक किया, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये कहाँ लिखना चाहिए, ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड 20,000 11,300 जो दिया हुआ था वही मैंने लिख दिया। ओ अच्छा, सॉरी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का है ना, तो ये ओपनिंग कैश होगा, तो मुझे क्लोजिंग वाला लिखना पड़ेगा। ये रहा 20,000 और 11,300। अच्छा ठीक ही लिखा है, ठीक ही लिखा है। अच्छा हाँ, ये देखो मैंने दिखाने के टाइम गलत कर दिया। देखो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ये ओपनिंग कैश और ओपनिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, तो मुझे तो 2022 का लिखना है, तो 2022 का मुझे रिसिप्ट पेमेंट से मिल गया 20,000 और 11,300। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये देखो ये यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो 25 अब हम लोग देखेंगे कि हमारा रिसिप्ट पेमेंट में और क्या खर्चा इनकम दिया हुआ है, जो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं। अभी तक तो हम लोग बैलेंस शीट देख के बना रहे थे, तो बैलेंस शीट का सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं रिसिप्ट पेमेंट में, तो रिसिप्ट पेमेंट में दिख रहा है ओपनिंग कैश और ओपनिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक, वो मुझे लिखने का जरूरत नहीं, वो लिखना चाहिए था ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस लिखेंगे किधर, लिखेंगे इनकम साइड में। अब एंट्रांस फीस के ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, बोला है कि 75% ऑफ एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड है, मतलब टोटल एंट्रांस फीस का 75% बैलेंस शीट में जाना चाहिए और बाकी अमाउंट आना चाहिए फिर इनकम एक्सपेंडिचर में। तो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे, एंट्रांस फीस टोटल रिसिप्ट कितना है 30,000, तो उसका 75% आना चाहिए, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एंट्रांस फीस। ওটাতে তো 25 আসবে নাকি? হ্যাঁ বল, এটা তো দেখো টোটাল রিসিপ্ট হয়েছে, রিসিপ্ট পেমেন্টে যেটা দেখাচ্ছে ওটা পুরো টাকাটা এতটা রিসিপ্ট হয়েছে। এবার এর মধ্যে বলেছে 75% ক্যাপিটালাইজড করতে, মানে 75% ব্যালেন্স মানে শিটে যাবে। 25, হ্যাঁ 25% ওখানে আসবে। হ্যাঁ তাহলে কত হচ্ছে 25% মানে 1/4, 1/4 হলে কত হয়ে যাবে 7,000।
500। तो बाकी कहाँ पर आएगा? कैपिटलाइज करने का मतलब बैलेंस शीट में आएगा, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे एंट्रांस फी। तो कितना आ जाएगा? बाकी 30,000 का 75%, तो बोलो कितना होगा? 22,500। 22,500, ठीक है। ऐड करके भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एंट्रांस फीस के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन तो मेरा इनकम है, तो ये मुझे कहाँ दिखाना चाहिए? मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, तो बाई सब्सक्रिप्शन। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा कि नहीं वो देखते हैं, नीचे दिया हुआ होगा, ठीक है एडजस्टमेंट है। तो ये 2 लाख का मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, लेकिन मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 10,000 रिसिप्ट इन एडवांस है, एडवांस में 10,000 रिसिप्ट 10,000 किया है, तो लेस। लेस हो जाएगा यहाँ से, इस एडवांस। और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो दो जगह पे जाता है, तो ये 1,90,000 लिखेंगे, और ये 10,000 एडवांस रिसिप्ट किया है, तो ये बैलेंस शीट में मतलब चला जाएगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। एडवांस सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा, अब नेक्स्ट सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये मेरा डायरेक्ट इनकम हम 1,500 लिख देंगे। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये लिख देंगे। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एडजस्ट हो चुका है, तो ये दो डेटा डायरेक्टली हम लोग इनकम साइड में लिख देते हैं। बाई सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड पेपर 1,500 बाई हायर ऑफ लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल जो है भाड़े पे दिया गया था, तो इसमें इन लोगों का इनकम हुआ है 20,000। तो जो दिया हुआ था वो लिख दिया, बिकॉज इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इंटरेस्ट वाला एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हम लोग बाई साइड में आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक का बिल का बात हो रहा है, ठीक है। और फिटिंग्स अलग होता है, फिटिंग्स का मतलब एसेट्स होता है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अच्छा, फिर पोस्टेज एंड स्टेशनरी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, टेलीफोन चार्जेस पे भी नहीं था, दोनों ही 5,000 है। तो 2 पोस्टेज एंड स्टेशनरी, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, 2 टेलीफोन चार्जेस 5,000। बुक्स परचेज, इस पे एडजस्टमेंट था, वैसे भी बुक्स परचेज जो होता है वो हम लोग लिख चुके हैं, इसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इसका डिप्रिसिएशन दिखा चुके हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000। अब ये वाला समझो, ये हम लोगों ने इस पे किया है कौन से साल का? ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का जो 7,000 बाकी था ना, वो इस साल इन्होंने पे कर दिया। ये मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का खर्चा था। फिर ये रिसिप्ट पेमेंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो तो आएगा, क्योंकि वो लोग तो रिसीव पेमेंट अकाउंट तो पेमेंट होने से ही दिखाएगा, कैश आउटफ्लो होने से, चाहे किसी भी साल का हो, ठीक है। तो ये मेरा कहां पर आना चाहिए? ये मेरा रिसीव पेमेंट में आना चाहिए, जो कि इन्होंने कर रखा है, और ये मेरे ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो इसका मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर रेंट है 88,000, इस पे एडजस्टमेंट था, तो यहाँ पर रेंट इनर कॉलम में लिखेंगे 88,000। अच्छा, एडजस्टमेंट था, ये मुझे थोड़ा याद है तो हम बता दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर तुम लोग जब पढ़ोगे तो उसमें पॉइंट आउट कर लेना कि क्या क्या एडजस्टमेंट था। तो रेंट बोला है 4,000 और सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है, मेरा कैश आउटफ्लो रेंट का हुआ है 88,000, बट मेरा उसके बाद भी 4,000 रुपए बाकी है, तो ये 4,000 रुपए क्या होना चाहिए? बोलो, ऐड হবে না 4,000 টাকা খরচা আমি বাকি রেখেছি। हाँ मैम। और ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। सेम तरीके से ये वाला भी होगा। इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट हो गया, सैलरी 66,000, तो टू सैलरी 66,000
अच्छा, अब सैलरी का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बोल रखा है, ये देखो 3000, तो ये ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। अच्छा, फिर ये सब डिप्रिशिएशन वगैरह ये सब हम लोग कर चुके हैं, और बस, और तो कुछ नहीं है। अब क्लोज करने से ही पता चलेगा। सबसे पहले ये स्टार्ट करें। इनकम एक्सपेंडिचर में देखो सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? 15 + 5 20, 20 और 46 मतलब 66,000। अच्छा, प्लस 7,000 और मतलब 10, 17,200। प्लस 92,000 प्लस 69,000। हम लोगों ने डेफिसिट पे 2,44,200 इधर आ रहा है, क्योंकि इधर सब बड़ा बड़ा डेटा दिख रहा है। 16,700 के आसपास दिखेगी। हाँ, बाई डेफिसिट 16,700। अच्छा, अब ये डेफिसिट यहाँ कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा 16,700, तो ये मैंने ऐड लिख रखा था, अब ऐड तो होगा नहीं क्योंकि लेस करना पड़ेगा, डेफिसिट आया है तो लेस डेफिसिट 16,700। तो ये सारा एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है? $793 माइनस 16,700। হ্যাঁ বলো। 8,15,800 আসবে মানে টোটাল টোটালটা। 8,15,800 ঠিক এসছে, আর এটা কত আসছে? এটা 7,98,800 আসছে। দুদিকেই কি এসে যাচ্ছে এই ডেটাটা? 8,15,800 ঠিক হয়েছে? এটা তো এটা একবার দেখে নিতে হবে এই ডেটাটা। হ্যাঁ সেম আসছে। আসছে, ঠিক আছে, তাহলে আর হ্যাঁ আমি দেখলাম না। ঠিক আছে, তো ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये 12th नंबर जो है ये काफी बड़ा है, ठीक है, तो ये तो अभी नहीं कर सकते, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। एक काम करते, ट्रू फॉल्स ये कर लेते, ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा। अभी जो टाइम है इस पे ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बाकी चीजों को कर पाएंगे, ये बेटर होगा। तो देखो यहाँ पर बोला है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बोलो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या एक्रूअल बेसिस पे होता है? फॉल्स। ये कौन से बेसिस पे होता है? रिसिप्ट बेसिस पे, है ना। रिसिप्ट, क्या रिसिप्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके बेसिस पे होता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रेवेन्यू खर्चा भी लिख देते हैं, कैपिटल खर्चा भी लिख देते हैं। रेवेन्यू खर्चे का मतलब जैसे सैलरी हो गया, मतलब जो डे टू डे का खर्चा है बिजनेस का, और कैपिटल खर्चा मतलब जैसे कि फिक्स्ड एसेट खरीदा, ये खरीदा, तो ये सब भी इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं कि हाँ मैंने एसेट खरीदा है, मैंने एक बिल्डिंग खरीदा है, वो भी लिख देते हैं। क्या ये बात सही है? ম্যাম ট্রু। ভালো করে বলো। ইনকাম এক্সপেন্ডিচার মানে পিএল, পিএল এ অ্যাসেট কিনলে পিএল লেখো।
অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন লেখো না, হ্যাঁ ডেপ্রিসিয়েশন লিখি। অ্যাসেট লিখি কোথায়? অ্যাসেটটা দেখাই ব্যালেন্স শিটে, কিন্তু ওটা হ্যাঁ পারচেজ করলে দেখাবো কোথায়? রিসিভ পেমেন্টে। কারণ রিসিভ পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে ক্যাশ ইনফ্লো আউটফ্লো হলেই আমি দেখাবো, আমি অ্যাসেট কিনলেও দেখাবো, আমি ডেলির খরচা পে করলেও দেখাবো, যে কোনো জিনিস দেখাবো ক্যাশ ইনফ্লো আউটফ্লো হলে। আমাকে এটা দেখারই দরকার নেই যে ওটা আমি কি কিনছি বা কিসের জন্য পে করছি। কিন্তু पीएल मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर है वहां पर मुझे ऑब्वियसली देखना चाहिए, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम आता है, तो ये वाला फिर आंसर क्या हो जाएगा मेरा? फॉल्स। फिर बोल रहा है सेल ऑफ ग्रास बाय ए स्पोर्ट्स क्लब इज टू बी ट्रीटेड एज ए सेल ऑफ एसेट, मतलब किसी एक क्लब में घास घास निकला है, ठीक है, तो अब अगर हम लोग उसको बेचते हैं तो क्या वो क्लब उसको एसेट बेचना मान सकता है? सोच के बताओ। देखो एसेट का मतलब अगर वो कैपिटल आइटम है तो बोलो घास क्या कैपिटल है? মানে ঘাস হয়েছে, ঘাসটাকে কেটে বিক্রি করেছে, বলছে ওটা কি অ্যাসেট বিক্রি করেছে মানবো নাকি অ্যাসেট করেনি কি মানবো? অ্যাসেট মানবো কি মানবো না? সেল অফ एसेट। অ্যাসেট মানবো না। एसेट क्यों मानेंगे? क्योंकि ये थोड़ी ना कोई ऐसा है कि एसेट आइटम है। एसेट क्या है? जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, ये सारे चीज कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए ना। ये कौन सा कैपिटल आइटम है कि हम लोग इसे एसेट मान ले? ठीक है, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर का अगर हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आर डिस्क्लोज अंडर द फिक्स्ड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हम लोग फिक्स्ड एसेट के साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट फिक्स्ड और करंट दोनों होता है ना, तो अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियसली वो मेरा एसेट है, लेकिन वो मेरा कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट है? ওটা আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটস। हाँ, तो ये वाला फॉल्स है। फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना है, जितने भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड सब क्या होता है? करंट आइटम होता है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर में बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। बोल रहा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है हमारा ड्यूरिंग द ईयर का, तो वो हमें दिख जाएगा, दिखेगा। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मतलब कैश बुक, कैश बुक में कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है तो दिखाता है, अगर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ तो नहीं दिखाएगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या कैश आउटफ्लो हुआ है? क्योंकि आउटफ्लो का ही बात करेंगे बिकॉज एक्सपेंस है, तो आउटफ्लो अगर हुआ है तो ही ना रिसिप्ट पेमेंट में आएगा। বুঝতে পারলেন? রিসিপ্ট পেমেন্ট অ্যাকাউন্টে আমি কি কখনো আউটস্ট্যান্ডিং কোনো খরচা বা ইনকাম যাই হোক না কেন, এখানে খরচা বলেছে, আমরা কি দেখাতে পারি? না এক্সপেন্স আর ইনকাম তো ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্টে দেখাবো। না এরকম ব্যাপার নয় তো, আমি যদি কোনো অ্যাসেট কিনি বা আমি যদি কোনো স্যালারি পে করি, তাহলে কি আমি পেমেন্ট সাইডে দেখাই না রিসিপ্ট পেমেন্টে? হ্যাঁ দেখাই। কিন্তু এখানে বলেছে কিরকম এক্সপেন্স? আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্স, সেই জন্য কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছে। আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সটা কি আমরা রিসিপ্ট পেমেন্টে কিভাবে দেখাবো? কারণ আমাকে তো ক্যাশ আউটফ্লো হচ্ছে কিনা তার উপরে রিসিপ্ট পেমেন্ট অ্যাকাউন্টটা তৈরি হ্যাঁ। হবে। যদি আমার এক্সপেন্সেস আউটস্ট্যান্ডিং এ আছে, তাহলে কি আমার ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে? না। তাহলে আমি কি দেখাতে পারি? না দেখাতে। তাহলে এটা কারণ নয় যে এটা এক্সপেন্স এক্সপেন্ডিচারে দেখাই বলে এখানে দেখাবো না। তাহলে পেমেন্ট মানে তো এক্সপেন্সেসই হয় বা এক্সপেন্ডিচার, যাই বলো না কেন। বুঝতে পারলে কি ভুল করছিলে? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। 6 नंबर पे देखो बोल रहा है कि एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन शैल बी एडजस्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन वन प्लेस। बोल रहा है कि अगर कोई एडजस्टमेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो वो हमें एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त कहाँ एडजस्ट करना है? बोल रहे हैं सिर्फ एक ही जगह पे एडजस्ट करना है। ये बात हम बार बार बोलते हैं कि अगर हमारा कोई এটা एडिशनल ফলস। इंफॉर्मेशन, ये फॉल्स, हम लोग हमेशा दो जगह पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। 7th नंबर बोल रहे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड आर मोर देन द टूर्नामेंट फंड। ये लास्ट क्लास में बोला था मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से ज्यादा हो गया था, तो बोल रहे द एक्सेस टू बी शोन एज एन एसेट इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। बोल रहा है कि मेरा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है जो मेरा फंड में पैसा पड़ा हुआ है उससे, तो जो एक्सेस अमाउंट हो रहा है वो मुझे दिखाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट में। बोलो सही है कि गलत? ম্যাম ওটা ওটা তো ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচারে দেখাবো। হ্যাঁ, ওটা ইনকাম কেননা এক্সপেন্ডিচারে দেখাবো। কোন দিকে দেখাবো? এক্সপেন্স সাইডে। আমার এক্সপেন্স বেশি হ্যাঁ, হয়েছে, আমার কাছে ফান্ডে টাকা কম ছিল, তাহলে আমি হ্যাঁ, এক্সপেন্স সাইডে দেখাবো। तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा।
फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, इधर एक्सपेंडिचर इधर इनकम, तो बोल रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अगर खर्चे से ज्यादा इनकम है तो फिर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट, तो हम लोग उसको प्रॉफिट बोलेंगे। मैम फॉल्स হবে। फॉल्स, प्रॉफिट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। सरप्लस, ठीक है। 9th नंबर बोल रहा है सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर, बोल रहा है कि जो सरप्लस मिलेगा, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन एक साल चला, ठीक है, उसका फाइनल अकाउंट्स बना, वो एनपीओ था, उसका सरप्लस आया, आ ही सकता है, कोई बड़ा बात नहीं मैम वो ওটা তো ক্যাপিটাল ফান্ডের সাথে ऐड করে দেবো। हाँ देखो, ये मेंबर कभी घर लेके नहीं जा सकता, इस पैसे को उस ऑर्गेनाइजेशन के काम पे ही लगाना है, तभी वो एनपीओ है, ठीक है। कैपिटल फंड के साथ तो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, वहां भी कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, वो ओनर को चला जाता है, अगर हमारा सोल प्रोप्राइटर है। अगर पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट पार्टनर लोगों को चला जाता है, कंपनी है तो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स लोगों को चला जाता है, लेकिन एनपीओ है तो प्रॉफिट कभी मेंबर लोगों को नहीं जाएगा, उस प्रॉफिट को उसी ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के काम पे लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। फिर बोल रहा है 10th नंबर में टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड इज बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो बोल रहा है कि ये जो फंड 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 लिखा हुआ है ना, 3-4 तरीके का, मैंने लास्ट क्लास बताया था फंड, ठीक है, तो क्या ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है? इस पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब जो मैंने सिखाया था कि फंड से हो गया इनकम, तो फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा के कहाँ दिखाना चाहिए, 4 पॉइंट लिखवाया था ना, तो वो क्या है? वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो बोलो ये क्या है, ट्रू की फॉल्स? এটা ট্রু। ट्रू, सही है, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है इसके। Subscription fees refer to the one-time fees paid by the member to get admission for the benefit of the club, बोल रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो वन टाइम फीस है, मतलब अगर किसी कोई क्लब में सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है कि भाई सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो बोल रहे हैं ये एक ही बार पेमेंट करना पड़ेगा जब कोई उस क्लब का मेंबर बनना चाहेगा। क्या ऐसा कोई रूल्स है कि सब्सक्रिप्शन एक ही बार देना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन का मतलब तो चंदा, মানে চাঁদা, তো চাঁদার কি এরকম কোনো নিয়ম থাকে কি একবারই হবে? না ম্যাম কিন্তু মেম্বারশিপ ফিস তো একবারই দিতে হয়। হ্যাঁ ওটা হতে পারে আচ্ছা মেম্বারশিপ ফিস, যদি ওয়ান টাইম মেম্বারশিপ ফিস হয় তাহলে একবার, অনেক সময় রিনিউয়ালও হতে পারে, ঠিক है, কিন্তু সাবস্ক্রিপশন কথাটার সাথে এই ব্যাপারটা ঠিক যাচ্ছে না, है ना, तो फिर ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? এটা ফলস। ম্যাম फॉल्स हो কিন্তু जाएगा, ठीक। हाँ बोल। ম্যাম কিন্তু এখানে বলেছে যে বাই দ্য মেম্বার্স টু গেট অ্যাডমিশন, বলেছে অ্যাডমিশন ফর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য ক্লাব। হ্যাঁ মানে দেখো, যখন কোনো মেম্বার ক্লাবে অ্যাডমিশন নিচ্ছে তাহলে বলছে তাকে একটা সাবস্ক্রিপশন ফিস দিতে হবে, হতেই পারে দিতে হবে, এতে ক্লাবের বেনিফিট হবে না। দেখো ক্লাব তো এনপিও, তো তার তো টাকার দরকার, ধরো একটা ক্লাব বাচ্চাদের খেলাধুলার আয়োজন করে, ঠিক আছে, সব বাচ্চাদেরকে খেলাধুলার সুবিধে করে দেয়, কারণ সবাই তো আর অনেক টাকা খরচা করে খেলতে পারে না, তাহলে ক্লাবে যদি সস্তায় খেলানো যায় তাহলে লোক ওখানে গিয়ে খেলাতে পারে নিজের মানে পেরেন্টসরা নিজেদের বাচ্চাদেরকে, ঠিক আছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এতে ক্লাবের বেনিফিট কেন হলো, ক্লাবটা চলবে কি করে? ক্লাবে যদি আমরা ডোনেশন না করি, ক্লাবে যদি আমরা চাঁদা না দিই, তাহলে ক্লাবটা চলবে কি করে? তাহলে যারা যারা ক্লাবের মেম্বার হয় তাদেরকে সাবস্ক্রিপশন ফি দিতে হয়, কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেনটা বলছে সাবস্ক্রিপশন ফি বলছে ওয়ান টাইম ফিস, কিন্তু এরকম কি ব্যাপার কি সাবস্ক্রিপশন ফিটা ওয়ান টাইম ফিস, যখনই কোনো দরকার হয় চাঁদা ওরা রেগুলার বেসিসে চাঁদা जो है চাঁদা যেটা মানে কি বলবো কালেক্ট করতে পারে। হ্যাঁ ম্যাম। বেনিফিট মানে বলছে যে চাঁদা, দেখো চাঁদা ডোনেশন যাই পায় না কেন সেটাই তো ক্লাবের বেনিফিট হবে না, বুঝতে পারলে আমার ব্যাপারটা? হ্যাঁ देखो बेनिफिट चाहे हमें सब्सक्रिप्शन के थ्रू से मिले, चाहे हमें मेंबरशिप फीस के थ्रू से मिले, चाहे हमें एंट्रांस फीस के थ्रू से मिले, चाहे हमें किसी और थ्रू से मिले, बेनिफिट तो क्लब का या जो भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, सभी एनपीओ जो भी है, चाहे वो क्लब हो चाहे कुछ और हो, उस बेनिफिट तो हर एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या सब्सक्रिप्शन वन टाइम फीस होगा? नहीं, इसीलिए इसका आंसर हम लोग का फॉल्स होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है token payment made to a person who voluntarily undertakes a service which would normally be paid in case of profitable organization is termed as a honorarium। honorarium का मतलब बताया, बोल रहा है कि अगर हम लोग देखो, अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, कोई एक व्यक्ति अपने मन से वॉलेंटरीली का मतलब उनको कोई बोला नहीं है, वो अपने मन से कोई एक सर्विस देना स्टार्ट कर रहे हैं किसी एनपीओ के अंडर, ठीक है, which would normally be paid in case of profitable organ, अगर कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता तो उसमें क्या होता, उनको उस काम को करने के लिए पैसा दिया जाता, ठीक है। तो
क्या अगर कोई पर्सन अपने मन से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए वो पैसा नहीं ले रहा है, जबकि अगर ये काम वो कहीं और करता तो उसे पैसा मिलता, तो अगर एनपीओ चाहे तो उसे एक टोकन पेमेंट कर सकता है। क्या इस टोकन पेमेंट को ही हम लोग ऑनरेरियम बोलेंगे, माने যেটাকে বাংলাতে বলে সম্মানের সাথে কিছু দেয়া। টোকেন পেমেন্ট মানে অনারেরিয়ামের একটা পয়সা হয়, যে কেউ মানে কেউ নিজের ইচ্ছায় কিছু মানে সাহায্য করছে, তো আমরা তাকে সম্মানের খাতিরে কিছু দিচ্ছি, কারণ সে তো টাকার জন্য কাজটা করছে না। হ্যাঁ বলো। मैम ट्रू হবে। ट्रू, ठीक है। तो ऑनरेरियम का मतलब यही होता है, क्योंकि वो उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने एज ए गिफ्ट कुछ दिया, ठीक है। तो वो गिफ्ट को यहाँ पर बोलते हैं टोकन मनी। फिर बोल रहे हैं एन इंश्योरेंस कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, इंश्योरेंस कंपनी इतना सारा तुम लोग के आसपास दिख रहा होगा, बजाज है, ये है, वो है, क्या ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा है? क्या ये लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? বলো, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এলআইসি আছে, এরা কি প্রফিট আর্ন করে না? এরা কি মানুষের কি এরা মানে এরা কি এনপিও, মানে আমি বলতে চাইছি এরা কি মানুষকে সার্ভিস দেয়? देखो, सर्विस का मतलब बोल रहे हैं कि मिनिमम में कुछ सर्विस देता है क्या, फ्री में, मिनिमम में, ऐसा कुछ है क्या? अगर मेडिकल ना मैम, इंश्योरेंस करने जाओगे, क्या हमें कुछ कम में कर देगा? ऐसा है? ना मैम टाका দিতে হবে মান্থলি। पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। और कौन सा हमारे पास 2-5 रुपए में काम कर देगा? मतलब सस्ते में होता है या कंसेशनल रेट पे या फ्री में होता है? तो ऐसा तो ये लोग कुछ करता नहीं है, क्योंकि ये लोग थोड़ी ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज। हाँ, एक चीज होता है कि स्कीम टू स्कीम वेरी करता है, वो तो अलग है। देखो, कौन कितने रुपए का स्कीम कर सकता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये लोग कोई एनपीओ नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं पार्ट अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस विच इज टू बी कैपिटलाइज शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि कोई भी अच्छा, एंट्रेंस फीस का पार्ट अमाउंट, मतलब जैसे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया ना कि एंट्रेंस फीस का कुछ अमाउंट कैपिटलाइज कर दो, तो बाकी हम लोग कहाँ दिखा देते हैं? एंट्रेंस फीस क्योंकि इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाते हैं। रिसिप्ट पेमेंट में क्या दिखाते हैं? पूरा टोटल अमाउंट रिसिप्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं जितना कैपिटलाइज्ड होगा वो कहाँ डिस्क्लोज होता है? तो ये लोग बोल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर में डिस्क्लोज होता है। क्या ये सही है? বলো। ম্যাম এটা তো ব্যালেন্স শিটে তো দেখাতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে ফলস। ঠিকই তো, ক্যাপিটালাইজড হলে ব্যালেন্স শিটে দেখাবো, তাহলে ফলস হবে, ঠিক আছে। both the income and expenditure of the current and previous year are recorded in the income expenditure। बोल रहे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग करंट ईयर प्रीवियस ईयर का हाँ मैम इनकम फॉल्स हुई এটা শুধু एक्सपेंडिचर फॉल्स, सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अच्छा, 16th नंबर में बोला है अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एन एनपीओ। एनपीओ को एक डोनेशन मिला है, ठीक है, अंडर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन इज टर्म्ड एज लीगेसी। मतलब ये आंसर हम बता देते ये ट्रू है, क्योंकि देखो अगर लीगेसी का मतलब पता होगा तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली लीगेसी का मतलब होता है कि कोई एक मान लो पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने एक विल बना दिया था, ठीक है, कि जब हम नहीं रहेंगे तो मेरा ये सारा प्रॉपर्टी वगैरह इस एनपीओ को डोनेट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो या फिर जो मतलब मरने वाला है वो ऐसा बोल सकता है कि जाओ भाई, मेरा जो है लॉयर को बुलाओ, हम एक विल बनाना चाहते हैं जिसमें हम मेरा ये प्रॉपर्टी इस एनपीओ को दान में देना चाहते हैं। तो ये जो काम है ना, इसको बोला जाता है लीगेसी। तो अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, मतलब जो मरने वाला है, ठीक है, या फिर मरने के पहले लिख के दिया, दे दिया, या फिर मरने वाला है तो वो लिखवा दिया कि भाई मेरा ये प्रॉपर्टी इस एनपीओ को दे देंगे, तो उसे लीगेसी बोलते हैं। सही है, ठीक है, इसे लीगेसी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। 17th नंबर में बोला है वेयर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है। अब ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, जैसे वो जो मैंने बोला ना अभी, एक स्कूल वाला क्वेश्चन था, मैंने बोला बहुत बड़ा है, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो वहां पर अगर देखा जाए ना, जब हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि स्कूल क्या करता है ना, स्कूल के अंदर एक छोटा सा स्टेशनरी दुकान भी है जहां पर पेन जो है स्टूडेंट रिलेटेड आइटम्स सेल होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब स्कूल क्या कर रहा है, पढ़ाने के लिए जो सर्विस है वो तो दे ही रहा है, साथ ही साथ अगर स्टूडेंट लोगों को कोई भी चीजों का जरूरत है तो उसके लिए उन्होंने एक स्टेशनरी दुकान भी वही स्कूल के अंदर ओपन कर रखा है। तो वहां पर इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो सारे आइटम बेच रहा है। अब वो आइटम बेच देता है कंसेशनल रेट पे बेच देता है, ठीक है, मतलब कम से कम प्राइस में। तो वेयर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, अगर कोई एनपीओ का सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब मैंने समझा दिया। The profit and loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation। मतलब समझो, बोल रहा है कि जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, जैसे मान लो स्कूल ने एक स्टेशनरी दुकान ओपन कर दिया है, अब क्योंकि वो सस्ते में चीज बेच रहा है तो हो सकता है कि उसका ये काम करके कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बेसिकली लॉस ही होता है, या फिर हो सकता है प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, हो भी सकता है कि स्टेशनरी दुकान में जो भी आइटम्स है वो बेच के प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, जो भी होता है। तो वो ट्रेडिंग में 2 GP या फिर बाई GL बोल के आ जाएगा, ठीक है। अब वो अमाउंट क्या इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, जब हम लोग मर्ज करेंगे। मर्ज कंसोलिडेशन का मतलब होता है मर्ज करना, मर्ज करने का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट सोचो, जीपी को पीएल में भेजते हैं, फिर एनपी को कैपिटल में भेजते हैं, तो ये मर्ज कर रहा है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लॉजिक लगा के बोलो, अगर मेरा जीपी जीएल पीएल में जाएगा तो फिर मेरा ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो जीपी या जीएल निकल के आएगा, क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा? মানে আমার যদি গ্রস প্রফিট গ্রস লস পিএলে যায় তাহলে, হ্যাঁ বল, ম্যাম যাবে। যাবে, তাহলে ট্রু, ठीक है, सही बात। नॉन प्रॉफिट कंसर्न कंसेंट्रेट देयर एफर्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट अर्निंग एवेन्यूज, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है अपना सारा एफर्ट लगाता है। क्या ये बात सही है? क्या प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटो है कि हम लोग सस्ते में बेच रहे हैं और महंगा बेचेंगे तब जाके प्रॉफिट होगा, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने का ज्यादा पैसा ले लेंगे, क्या ये वो लोग सोचते हैं, या फिर वो लोग ये सोचते हैं कि कैसा करके हम लोग लोगों को हेल्प कर सके? ম্যাম ফলস হবে। फॉल्स होगा। वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते, प्रॉफिट के लिए नहीं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ऑल द रिसिप्ट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसिप्ट होता है, मतलब जो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, वो सब रेवेन्यू नेचर का होता है। क्या ऐसा कुछ जरूरी है? मतलब क्या ऐसा है कि एनपीओ को हम रेवेन्यू नेचर में ही कुछ डोनेट कर सकते हैं तब उसे रिसिप्ट होगा? क्या हम एनपीओ को एक फिक्स्ड एसेट नहीं दे सकते हैं? मेरा मन चाहे तो हम दे सकते हैं, तो वो रिसिप्ट में फिक्स्ड एसेट दिखा नहीं सकता है। মানে বলতে হ্যাঁ ম্যাম। চাইছে কি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন কি শুধু রেভিনিউ নেচারের আইটেমই রিসিপ্ট করে? কেন, ওদের না কি ক্যাপিটাল ক্যাপিটালের খরচা রিসিপ্ট হয় করে। না? সবই হতে পারে, कैपिटल रेवेन्यू सभी होते पारे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। ফলস। और लास्ट, देयर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्या ये बात सही है? इनकम एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस होता है? जैसे इनकम एक्सपेंडिचर लिखा तो टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी, ऐसा कुछ होता है? না ম্যাম হয় না, তো রিসিভ ये এন্ড होता है পেমেন্ট। रिसिप्ट पेमेंट में होता है, कैश का, सही है, फॉल्स हो जाएगा। और ये 6 MCQ है, ये भी बता देते हैं। बोल रहा है स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी डेबिटेड टू। समझो, गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टूडेंट लोगों के लिए स्कॉलरशिप दिया है, ठीक है। और वो कहाँ से देने के लिए बोला है? बोला एक स्पेसिफिक फंड है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब मान लो एक स्कूल है, वहां पर डोनेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, फंड आया है, किस चीज का ম্যাম फंड है? এটা সি হবে। स्कॉलरशिप फंड। হ্যাঁ বলো কি হবে? এটা সি হবে, ফান্ডস সি হবে, হ্যাঁ, গ্রান্টেড টু। ঠিক ঠিক, ফান্ডস কেননা গ্রান্টেড স্পেসিফিক ফর বলেছে। স্কলারশিপ, হ্যাঁ স্পেসিফিক বলেছে, তাহলে স্কলারশিপ অ্যাকাউন্টে ওখানে যাবে। আচ্ছা, ইন কেস অফ এনপিও এক্সেস অফ টোটাल एसेट ओवर लाइबिलिटी इज नोन एज, मतलब अगर एसेट, टोटल एसेट ओवर लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी से जितना भी ज्यादा टोटल एसेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट सरप्लस या कैपिटल फंड? एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट मान लो 110 रुपए है, तो यहाँ पर भी 110, और लाइबिलिटी है मान लो 100, तो जो 10 निकल के आया वो क्या है, वही तो पूछता है ना। एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से जितना कैपिटल है फांड। कैपिटल फंड, सही है।
थर्ड नंबर पे बोला है जनरल डोनेशन एंड लीगेसीज आर क्रेडिटेड टू। अगर जनरल डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक नहीं, और लीगेसी से कुछ मिला है, लीगेसी अभी मैंने बताया मरने वाला कोई इंसान या मर चुका है, उसने विल बना के कुछ दे गया है किसी एनपीओ वाले को, ठीक है, तो फिर वो कहाँ क्रेडिट होगा, तो ये कहाँ जाना चाहिए, तो रिसिप्ट पेमेंट में लिखेगा जो एनपीओ चला रहा है, ये वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएगा या कैपिटल फंड में दिखाएगा? क्रेडिट कहाँ होगा? तो एंट्री बोलो, जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? ये सब तो पैसा मिलेगा ना, किसी ने पैसा दिया, डोनेशन, कैश टू जनरल डोनेशन और हाँ कैश टू लीगेसी, ठीक है। तो जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो रिसिप्ट साइड में क्या लिखोगे? टू जनरल टू डोनेशन और जनरल टू लीगेसी। तो ये तो लेगेसी। डेबिट साइड में लिखा हम लोगों ने, ये क्रेडिट साइड में तो गया नहीं, तो रिसिप्ट पेमेंट में तो नहीं होगा। अब बोलो कहाँ जाना चाहिए? अगर जनरल डोनेशन है तो कहाँ जाना चाहिए? जनरल डोनेशन और लीगेसी। देखो अगर कैपिटल नेचर का होगा तभी ना कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा, तो फिर कहाँ जाना चाहिए? स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक डोनेशन होगा तब मेरा जाना चाहिए कैपिटल में। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो कहाँ जाएगा? हम इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में बाई साइड में लिख देंगे। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे? बाई जनरल डोनेशन बाई लीगेसी, तो क्रेडिट हुआ ना, बाई साइड में लिख रहे हैं इसीलिए। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, बोलो ये समझा दिया था। प्राइज फंड से अगर मुझे इंटरेस्ट अर्न हुआ है, मैंने प्राइज फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे मुझे इंटरेस्ट मिला, तो वो मुझे क्या करना चाहिए? क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट टू रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ऐड टू प्राइज फंड। শেখালাম যে লাস্ট দিন ফান্ডের मैम থেকে যা ইনকাম, এটা হ্যাঁ বলো। ऐड करो मैम। सी प्राइस ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी, स्पेशल एड्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ट्रीटेड एज रेवेन्यू, बोथ ए एंड सी, बोलो क्या होगा? এটা এ হবে। हाँ देखो स्पेशल एड। स्पेशल एड्स मीन्स हो जाता है जैसे कि देखो हमें जैसे होता है ना, कहीं पर भी कुछ भी, जैसे फ्लड वगैरह आ गया तो उसके लिए जैसे कोई रिसोर्सेज वगैरह भेजा गया, स्पेशली कुछ हेल्प किया गया, ठीक है, उसे बोलते हैं। অনেক রকম জিনিস হতে পারে। স্পেশাল এড মানে কোনো স্পেশাল কারণে আমরা কিছু ডোনেশন করছি এটা এ কেউ, ঠিক আছে। এর সাথে করতে হবে না। এ হ্যাঁ এন্ড সি দেখো বোথ। আমার ওটা যদি স্পেসিফিক হয় তাহলে ক্যাপিটাল হবে, যদি স্পেসিফিক না হয় তাহলে রেভিনিউ হবে, তাহলে দুটোই হতে পারে, সেটা নির্ভর করছে। আমাকে যদি বলে দেয় যে এই টাকাটা এই জন্য দিয়েছে, যদি এই কথাটা বলে দেয় তাহলে ক্যাপিটাল, যদি বলে দেয় জেনারেলি দিচ্ছি তাহলে রেভিনিউ। বুঝতে পারলে? মানে এই ফান্ডের মতোই। और ये लास्ट बोल रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड, तो देखो स्पोर्ट्स फंड है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड, द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम लोगों ने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाया, हमारे पास स्पोर्ट्स फंड भी था, तो अब करना क्या है? बोल रहा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है, जो एक्टिविटीज हम लोगों ने किया वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करेंगे, रिसिप्ट पेमेंट में। है बोला एक बार। स्पोर्ट्स फंड है। हाँ स्पोर्ट्स फंड में उसका हम लोग ट्रीटमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हमारा बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक इलास्ट्रेशन बाकी रहेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही, थैंक यू मैम। बाय मैम। ठीक है।